हेलो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है द ट्रांसफ़र ऑफ पावर के बारे में बताऊंगा। ये चैप्टर जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में। अगर आप कुछ अगर पढ़ना चाहते हो और सिर्फ एक ही चीज़ अगर पढ़ना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा ये ज़रूर पढ़ो। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में ट्रांसफ़र ऑफ पावर किस तरह से इंडियंस को पावर मिला, तो वो पूरा प्रोसीजर कब से स्टार्ट होता है, तो इसके बारे में ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर का स्टार्टिंग कब से हुई ये मैं बताऊंगा इस चैप्टर में। तो देखिए, आर टाइम इन इंडिया इज लिमिटेड एंड आर पावर टू कंट्रोल इवेंट्स ऑलमोस्ट गॉन। वी हैव ओनली प्रेस्टीज एंड प्रीवियस मोमेंटम टू ट्रेड ऑन एंड दे विल नॉट लास्ट लॉन्ग। लॉर्ड वेवल ने अक्टूबर 1946 में इस तरह की बात बोली थी कि हमारा जो समय है इंडिया में वो लिमिटेड है और हमारा जो पावर था कंट्रोल करने का वो अब जा चुका है। वी हैव ओनली प्रेस्टीज एंड प्रीवियस मोमेंटम टू ट्रेड ऑन। और हमारे पास सिर्फ सम्मान है, जो पुराना प्रेस्टीज है वही चल रहा है, वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। इस तरह की बात थी लॉर्ड वेवल की। तो आप देख रहे हो कि किस तरह के थॉट इस 1946 में आने लगे थे। अब स्टार्टिंग करते हैं बैकग्राउंड से। अब देखिए, इमीडिएटली आफ्टर द टाइटैनिक मॉन्स्टर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जम्प्ड अपॉन द वर्ल्ड स्टेज अर्ली इन September 1939, द ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट एनी रेफरेंस टू इंडियन पब्लिक ओपिनियन एंड इवन विदाउट फॉर्मल रेफरेंस टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर डिक्लेयर्ड इंडिया अ बेलिगरेंट स्टेट। अब देखिए, जब ये जो टाइटैनिक जो इमीडिएटली आफ्टर द टाइटैनिक मॉन्स्टर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जम्प्ड अपॉन, जैसे ही ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया था स्टार्टिंग में अर्ली सितंबर 1939 में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विदाउट एनी रेफरेंस टू इंडियन पब्लिक ओपिनियन, पर इंडिया की पब्लिक का कोई ओपिनियन नहीं लिया, एंड विदाउट फॉर्मल रेफरेंस टू सेंट्रल लेजिस्लेचर, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाया था उन्होंने इंडिया में, उसको भी कुछ नहीं इन्फॉर्म किया, फॉर्मल रेफरेंस नहीं किया और डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया भी है इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, वॉर में। अब दिस वॉज स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। इसका बहुत प्रोटेस्ट हुआ कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, विच इशूड ए स्टेटमेंट ऑन September 14, 1939। उन्होंने सितंबर में ही 14th डेट को एक स्टेटमेंट जारी किया। उसमें क्या था, एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज ऑन द सिचुएशन क्रिएटेड बाय वॉर। उन्होंने अपने व्यूज प्रेजेंट किए ऑन द सिचुएशन, जो वॉर से जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी उसके सिचुएशन पे कुछ व्यूज़ अपने उन्होंने बताए कि क्या सिचुएशन हो गई है वॉर की वजह से। इट सेड दैट द इशू ऑफ वॉर एंड पीस फॉर इंडिया मस्ट बी डिसाइडेड बाय द इंडियन पीपल। सबसे पहली बात कि जो वॉर एंड पीस का जो भी कोई भी इशू होता है वो इंडियन पीपल को डिसाइड करना चाहिए। ये ब्रिटिशर्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं हमारे से तरफ से। द कमेटी कैन नॉट एसोसिएट देमसेल्व्स और ऑफर एनी कोऑपरेशन इन वॉर विच वॉज कंडक्टेड ऑन imperialistic lines and which was meant to consolidate imperialism in India and elsewhere। उनका कहना ये था कि ये जो जो कमेटी है वो कभी भी एसोसिएट नहीं कर सकती है और कोऑपरेशन भी नहीं दे सकती है ऐसे वॉर में जिसका मेन मोटिव हो इंपीरियलिस्टिक लाइन, जो साम्राज्यवाद को फैलाना हो और जो इंडिया में भी या कहीं भी जो कंसोलिडेट करना चाह रहे हो इंपीरियलिज्म को, उसमें कभी भी कोऑपरेशन नहीं दे सकते। जो कमेटी थी उसका ये कहना था कि दे कैन नॉट एसोसिएट themselves or offer any cooperation in war। ठीक है, the committee invited the British government to declare in unequivocal terms what their war aims are in regard to democracy and imperialism and the new order that is envisaged, in particular how these are going to apply to India and to be given effect to in the present। तो जो कमेटी थी उन्होंने इनवाइट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि डिक्लेयर करें इनवाइटेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिक्लेयर इन अनइक्वल टर्म्स, कि वो डिक्लेयर करें क्लियर अनइक्विवोकल, मतलब कंफ्यूजिंग टर्म्स में ना बोले, क्लियर कट बताएं कि व्हाट देयर वॉर एम्स आर इन रिगार्ड टू, कि उनका जो व्हाट देयर वॉर एम्स आर, कि उनके जो वॉर के जो एम्स हैं वो डेमोक्रेसी इन रिगार्ड टू डेमोक्रेसी, इंपीरियलिज्म और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो न्यू ऑर्डर होगा दैट इज एनविसाज इन पर्टिकुलर, हाउ दीज आर गोइंग
गोइंग टू अप्लाई टू इंडिया, वो कैसे इंडिया में अप्लाई होंगे। जो वॉर का जो एम बता रहे थे ब्रिटिशर्स, वो क्लियर कट नहीं बता रहे थे कि उससे इंडिया को क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो वो कमेटी ने इन्वाइट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि डिक्लेयर करें इन अनइक्विवोकल टर्म्स व्हाट देयर वॉर एम्स आर इन रिगार्ड टू डेमोक्रेसी एंड imperialism and the new order that is envisaged, in particular how these are going to apply to India and to be given effect to in the present। मतलब इस तरह की बातें क्लियर करें। Do they include treatment of India as a free nation whose policy will be guided in accordance with the wishes for wishes of her people। क्या वो ऐसा मानते हैं, do they include treatment of India as a free nation की तरह वो मानते हैं जिसकी पॉलिसी जो होगी वो उनके लोगों के हिसाब से बनाई जाएंगी, क्या ऐसा है। तो इस तरह का ये एक बैकग्राउंड था कि पार्टिसिपेशन जो स्टार्ट हो गया ना, ट्रांसफ़र ऑफ पावर की जो बात हुई, ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर की बात जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब इंडिया को ज़बरदस्ती शामिल कर लिया गया, तो किस तरह से ये बैकग्राउंड सेट होता है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि ये आपका डोमिनियन स्टेट आफ्टर द वॉर, स्टेटस आफ्टर द वॉर क्या था। द assurances द कांग्रेस sought फ्रॉम द गवर्नमेंट वर नॉट forthcoming। जो अश्योरेंस मिल रहे थे कांग्रेस को गवर्नमेंट से, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। ओनली वेग हाफ हर्टेड फ्रेजेस एंड पायस प्लेटिट्यूड्स वर ऑफर्ड इंस्टेड। उनको सिर्फ हाफ हर्टेड फ्रेजेस या कुछ मतलब संतुष्ट करा जा रहा था। हेंस 7 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज टेंडर्ड देयर रेजिग्नेशन। इसलिए क्या हुआ कि 7 कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दोज प्रोविंसेस एक्सेप्ट असम वॉज टेकन ओवर बाय द गवर्नर। तो उसकी जो 7 प्रोविंसेस थी सिर्फ असम को छोड़ के, वो सारी की सारी गवर्नर के अंडर में आ गई, जैसा कि सेक्शन 93 ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 में लिखा था। इस तरह की बात ही प्रोटेस्ट करना था इनको कि आपने कैसे कर दिया, हमारी मांगे पूरी सुन नहीं रहे हो, आपने अलग पार्टिसिपेट भी कर दिया, इंडिया को बेलिग्रेंट बना दिया, तो कैसे कर दिया। तो उसकी वजह से कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट दिखाने के लिए अपना ये रिज़ाइन कर दिया 7 लोगों ने। तो उन 7 प्रोविंसेस में जहाँ पे रिज़ाइन किया इन्होंने, तो ये असम को छोड़ के बाकी सबको गवर्नर ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, गवर्नर रूल एक तरह से आ जाता है। मिस्टर जिन्ना मेड द ओकेजन ए डे ऑफ डिलीवरेंस। मिस्टर जिन्ना ने उस ओकेजन को, जिन्ना जो थे वो तो खुश हो गए, उन्होंने उस डे को डे ऑफ डिलीवरेंस बोला एंड थैंक्स गिविंग एज ए मार्क ऑफ रिलीफ दैट द कांग्रेस रिजीम हैड एटलीस्ट सीज टू फंक्शन। उनको लगा कि अब कांग्रेस रिजीम जो है वो हैड एटलीस्ट सीज टू फंक्शन, कम से कम फंक्शन करना बंद कर दिया है। ओनली इन सिंध, पंजाब एंड बंगाल डिड पॉपुलर मिनिस्ट्रीज कंटिन्यू टू फंक्शन। सिर्फ सिंध, पंजाब और बंगाल में जो पॉपुलर मिनिस्ट्री थी वो चल रही थी। ठीक है, टू एले द रिजल्टिंग डिसकंटेंट द वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो इन जनवरी 1940 डिक्लेयर्ड दैट। अब इस सिचुएशन जो इस तरह की असंतुष्टि आ गई है, लोग संतुष्ट नहीं है, डिसकंटेंट आ गया है जिस तरह का, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए, कम करने के लिए वायसराय ने क्या किया, जो लॉर्ड लिनलिथगो थे उस समय 1940 में डिक्लेयर किया कि डोमिनियन स्टेटस ऑफ द वेस्टमिंस्टर वैरायटी एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द वॉर। उन्होंने बोला कि एक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे हम ऑफ द वेस्टमिंस्टर वैरायटी टाइप का, पार्लियामेंट्री टाइप का, एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द वॉर, जैसे ही वॉर खत्म होता है। वॉज द गोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। उन्होंने ये मतलब कह दिया कि जो डोमिनियन स्टेटस है ना, ये हमारा जो ब्रिटिश पॉलिसी का गोल रहा है, इस तरह की बात उन्होंने डिक्लेयर कर दी ताकि लुभाने के लिए लोगों को। सो व्हाट हैड बीन डिनाइड बाय द एक्ट ऑफ 1935 वाज टू बी कंसीडर्ड आफ्टर द वॉर। तो ये बात जो थी, डोमिनियन स्टेटस की बात जो थी, पहले तो ये 1935 के एक्ट में उन्होंने डिनाई कर दी थी। ठीक है, लेकिन अब क्या था, अब वो ये कह रहे हैं कि हम अब मान लेंगे वॉर के बाद। बट द कांग्रेस लाइक ओल्ड उमर खैयम वांटेड द कैश इन हैंड एंड सो लेट द क्रेडिट गो बाय अनलिमिटेड। उन्होंने जबरदस्त कांग्रेस लाइक ओल्ड उमर खैयम वांटेड कैश इन हैंड चाहते थे एंड सो द लेट द क्रेडिट गो, क्रेडिट को जाने दो बाय अनलिमिटेड। ठीक है, ये चीज़ें थी, आप देख रहे हो कि इस तरह की बातें डोमिनियन स्टेटस का लालच दिया। उसके बाद क्या आता है, एक ऑफर आता है, द अगस्त ऑफर 1940। ठीक है, ये ऑफर क्या होता है, ऑन अगस्त 1940 ऑन द ईव ऑफ द बैटल ऑफ ब्रिटेन।
came out a new declaration of policy called the अगस्त ऑफर। एक अगस्त ऑफर सामने आता है 8 अगस्त 1940 को। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। तो अगस्त ऑफर में विज ए स्टेटमेंट बाय द वाइस रॉय on behalf of the British government to the effect that notwithstanding differences among political parties, the expansion of the Governor General's Executive Council and the establishment of an advisory war council should no longer be postponed। उन्होंने बोला कि भले पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंस हो, in spite of differences among political parties, the expansion of the Governor General's Executive Council or establishment of an advisory war council should no longer be postponed। अब जो ये दो काउंसिल की बात हो रही थी, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो एक्सपेंशन होना था और जो एडवाइजरी वॉर काउंसिल होगी, उसको आप पोस्टपोन नहीं करेंगे हम। पहली बात ये, द गवर्नर रीअफर्म देयर डिजायर टू गिव फुल वेट टू माइनॉरिटी ओपिनियन। उन्होंने बोला, फिर से रीअफर्म किया अपनी बात को कि हम जो माइनॉरिटी के ओपिनियन को भी फुल वेटेज देंगे, ठीक है। थर्ड से पॉइंट क्या था, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ देयर ऑब्लिगेशन, एग्जांपल क्वेश्चंस लाइक डिफेंस, माइनॉरिटी राइट्स, द ट्रीटीज विद स्टेट्स एंड द पोजीशन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज। The British government concurred that the framing of the new constitution should be primarily the responsibility of Indians themselves and should originate from Indian conception of the social, economic and political structure of Indian life। उन्होंने बोला कि अगर ये जो subject to fulfillment of their obligations, अगर ये उनके ऑब्लिगेशन अगर फुलफिल होते हैं, जैसे डिफेंस, माइनॉरिटी राइट्स, ट्रीटीज विद स्टेट्स एंड पोजीशन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, इस पे अगर नहीं छेड़छाड़ होता है, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ देयर ऑब्लिगेशंस, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कनकर्ड, उन्होंने कनकर किया कि दैट फ्रेमिंग ऑफ द, कि वो ये एग्री कर गए कि द फ्रेमिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो प्राइमरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन देमसेल्व्स होगा। मतलब जो अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी इंडियंस को मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, ये इंडियन कंसेप्शन से बनना चाहिए, ठीक है। इस तरह की बातें करी बस, लेकिन कुछ ऑब्लिगेशन फुलफिल होने चाहिए, जैसे क्वेश्चंस लाइक डिफेंस, माइनॉरिटी राइट्स, ट्रीटीज विद स्टेट्स और पोजीशन ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सब। अब जो फोर्थ पॉइंट था कि एज इट वाज नॉट पॉसिबल टू सेटल कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज एट ए मोमेंट when the Commonwealth is engaged in a struggle for existence, the British government will most readily assent to the setting up after the conclusion of war with least possible delay of a body representative of principal elements in Indian national life in order to devise the framework of the new constitution, and they will lend every aid in their power to hasten decisions on all relevant matters to the utmost degree। उन्होंने ये बोला कि एज अभी तो पॉसिबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को सॉल्व करना व्हेन द कॉमनवेल्थ इज एंगेज्ड इन स्ट्रगल, क्योंकि ब्रिटिश और ये सब अभी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं स्ट्रगल में एग्जिस्टेंस के। तो ये बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट विल मोस्ट रेडली असेंट टू सेटिंग अप, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो जैसे ही वॉर खत्म होता है, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द वॉर, विद द लीस्ट पॉसिबल डिले ऑफ ए बॉडी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल एलिमेंट्स इन इंडिया, कि आपको जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे उनको लेके एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, द फ्रेमवर्क ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि नया कॉन्स्टिट्यूशन का एक ढांचा बनाएंगे एंड दैट, और ये ब्रिटिशर्स जो हैं उसमें हेल्प भी करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें हो जाए। इस तरह की बात की कि आप ये पॉइंट्स फिर देखिए, एज इट वाज नॉट पॉसिबल टू सेटल कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज एट अ मोमेंट व्हेन द कॉमनवेल्थ इज एंगेज्ड इन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल मोस्ट रेडली असेंट टू द सेटिंग अप आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द वॉर विद द लीस्ट पॉसिबल डिले ऑफ ए बॉडी रिप्रेजेंटेटिव्स of the principal elements in India's national life in order to devise the framework of the new constitution, and they will lend every aid in their power to hasten decisions on all relevant matters to the utmost degree। इस तरह की बात ही कॉन्स्टिट्यूशन में वो हेल्प करेंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या था, इन द इंटरवल इट वाज होप्ड दैट ऑल पार्टीज एंड कम्युनिटीज इन इंडिया वुड कोऑपरेट इन इंडियाज अटेनमेंट ऑफ फ्री एंड इक्वल पार्टनरशिप इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। इन द इंटरवल बीच में इट वाज होप्ड दैट, इससे ये आशा की जा रही थी कि ऑल द पार्टीज एंड कम्युनिटीज इन इंडिया, जो जितनी भी पार्टीज हैं कम्युनिटीज हैं इंडिया में, वो कोऑपरेट करेंगी इन इंडियाज अटेनमेंट ऑफ फ्री एंड इक्वल पार्टनरशिप इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में पार्टनरशिप, इक्वल पार्टनरशिप के लिए ये कम्युनिटीज कोऑपरेट करेंगी, जो इंडिया के जो जितनी भी कम्युनिटीज हैं।
This declaration marked an important advance over the existing state of things in as much as it recognized at least the natural and inherent right of the people of the country to determine the form of their future constitution and explicitly promised dominion status। अब ये आप देखो इम्पोर्टेंट है कि दिस डिक्लेरेशन मार्क्ड एन इम्पॉर्टेंट एडवांस, ये पहली बार सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांस दिखा ओवर द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स इन एज मच एज इट रिकॉग्नाइज, क्योंकि पहली बार ही ऐसी बात हुई थी कि जो इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कम से कम कि नेचुरल और इनहेरेंट राइट है लोगों का कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद डिसाइड करें, और पहली बार इस तरह से एक्सप्लिसिटली डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है कि एक रीजनल लेवल पे ऑटोनॉमी दे देंगे हम और बाकी आप कंट्रोल हमारा रहेगा, ठीक है। इस तरह की डोमिनियन स्टेटस का मतलब जो होता है डोमिनियन स्टेटस का यही होता है। हाउएवर द कांग्रेस रिजेक्टेड दिस ऑफर, कांग्रेस ने ये ऑफर जो था रिजेक्ट कर दिया। The Gandhijis even went so far as to declare that the declaration widened the gulf between the nationalist India and the British rulers, while Jawaharlal Nehru said in no uncertain terms that the whole conception of dominion status for India was dead as a doornail। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने तो ये बोला कि इससे क्या हुआ कि जो इंडियन नेशनलिस्ट इंडिया है और जो ब्रिटिश रूलर्स के बीच के गैप को बढ़ा दिया है इस ऑफर ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये जो होल कंसेप्शन ऑफ डोमिनियन स्टेटस है ये एकदम बेकार है, डेड एज ए डोर नेल है। The Muslim League, however, welcomed that part of the offer which Congress had condemned। जबकि मुस्लिम लीग ने ये वेलकम किया इस ऑफर को और उस ऑफर को भी एक्सेप्ट किया जिसको कांग्रेस ने कंडेम किया था। एंड द क्लियर अश्योरेंस दैट नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन इंटरिम और फाइनल शुड बी अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट देयर अप्रूवल एंड कंसेंट। उन्होंने ये बात भी देखी कि मुस्लिम लीग हाउएवर वेलकम दैट पार्ट ऑफ ऑफर विच कांग्रेस हैड कंडेम्ड एंड द क्लियर अश्योरेंस, ये अश्योरेंस भी उनको मिला था मुस्लिम लीग को कि उनके अश्योरेंस के बिना कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन एंट्रीम हो या फाइनल हो वो अडॉप्ट नहीं किया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा विदाउट देयर अप्रूवल, जब तक ये मुस्लिम लीग अप्रूवल नहीं। तो खुश होने वाली बात ही है उनके लिए। द लीग वेंट ऑन टू से दैट द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज द ओनली सोल्यूशन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। और लीग ने यहाँ तक कहना चालू कर दिया कि द पार्टीशन जो है इंडिया का वो एकमात्र सॉल्यूशन है जो इतनी कठिन समस्या होगी इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में। As can be imagined, the offer remained infructuous. Mr. Ellis Amery, the Secretary of State, believed that the constitutional deadlock today is not between a consentient Indian national movement asking for freedom and the British government reluctant to surrender its authority, but between the main element of India's national life। उन्होंने ये बोला कि डेडलॉक जो है ये इंडियन नेशनल मूवमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में नहीं है, ये डेडलॉक जो है ये मेन बिटवीन द मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज नेशनल लाइफ, इंडिया की जो नेशनल लाइफ के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से है ये डेडलॉक आया है, ठीक है। तो अब उसके बाद एक अगस्त ऑफर हो गया, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, उसको अगस्त ऑफर को तो रिजेक्ट कर दिया गया। अब क्रिप्स मिशन 1942 में आया तो स्टेलमेट कंटिन्यूड, ये जो डेडलॉक था स्टेलमेट था ये कंटिन्यू किया। वाइल द वॉर वेंट ऑन इन ऑल इट्स फ्यूरी, जो वॉर था वो तो चल ही रहा था। इन दिसंबर 1941 जापान एंटर्ड द वॉर ऑन द साइड ऑफ एक्सिस पावर्स एंड इट्स स्पेक्टेकुलर सक्सेसेस ड्यूरिंग द अर्ली मंथ्स ऑफ 1942 फोर्स्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट to make an earnest effort to resolve the deadlock in India। अब आप देखो कि जापान जब एक्सेस पावर में आया ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बना कि वो कैसे भी करके इंडिया में लोगों को मनाए, कन्विंस करें तो वो डेडलॉक को ख़त्म करें। तो हुआ क्या, ऑन 11 मार्च 1942 मिस्टर विंस्टन चर्चिल द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट द वॉर कैबिनेट हैड रीच्ड अ यूनानिमस डिसीजन ऑन इंडियन पॉलिसी एंड दैट द लीडर ऑफ हाउस ऑफ द कॉमन्स सर स्टैनफोर्ड Cripps would proceed to India as soon as possible to explain the decision and to satisfy himself on the spot by personal consultation that the conclusions upon which we all are agreed and which we believe represent a just and final solution will achieve their purpose। तो इस तरह से विंस्टन चर्चिल ने बोला कि अब स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो है वो जाएंगे लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन से
और वो इंडिया में वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, इस तरह की बात थी। अब होता क्या है, द Lord Privy Seal, who had volunteered for the task, was also said Mr. Churchill to strive to procure the necessary measure of assent, not from Hindu majority but also from those great minorities amongst which the Muslims are the most numerous and on many grounds prominent। तो इस समय जो लॉर्ड प्रिवी सील थे उन्होंने खुद से ऐसा बोला, who had volunteered for the task was also said Mr. Churchill to strive to procure, कि हमें हिंदू मेजोरिटी के साथ साथ ये माइनॉरिटी को भी अपने फेवर में लाना चाहिए। तो ये इस तरह की बात है कि उन्होंने कहा मुस्लिम्स को भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सून आफ्टर रीचिंग India, Stanford communicated the draft declaration to the member of the Executive Council on 23rd March 1942। उन्होंने 23 मार्च 1942 को ड्राफ्ट डिक्लेरेशन कम्युनिकेट कर दिया एंड द 2 days later to Indian leaders। उसके 2 दिन बाद वो इंडियन लीडर्स के पास गया। On March 29th these proposals were made public at press conference। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये प्रपोजल जो है वो पब्लिक किए गए। The subsequent negotiations took a fortnight to conclude unfruitfully, working as Cripps did against heavy odds। Gandhiji called the declaration a post-dated check to which someone added the words on a failing banks। तो ये जो मिशन था ये 15 दिन तक ये सब्सिक्वेंट नेगोशिएशन चला, लेकिन उसका कोई फ्रूटफुल नहीं साबित हुआ। और ये गांधी जी ने इसको जो क्रिप्स का जो प्रस्ताव था, क्रिप्स मिशन था, इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला। और टू विच समवन एडेड द वर्ड्स ऑन ए फेलिंग बैंक्स, और वो भी ऐसे बैंक का जो फेल हो रहा है। पोस्ट डेटेड चेक है और वो भी डूबने वाले बैंक का। The draft declaration of the British government contained the following proposal। अब क्रिप्स जो थे उनका प्रपोजल क्या था? क्रिप्स ने कुछ बातें करी थी। क्रिप्स ने कहा था सबसे पहले कि immediately upon the cessation of the hostility steps shall be taken to set up in India in the manner prescribed hereafter an elected body charged with task of framing a new constitution for India। उन्होंने बोला immediately upon the cessation of the hostilities steps shall be taken to set up in India in the manner prescribed hereafter। उन्होंने बोला कि पहले जो ये जो immediately upon the cessation of hostilities, जो hostilities steps हैं उनको बंद होने के तुरंत बाद ही shall be taken to set up in India in the manner प्रेस्क्राइब्ड हेयर आफ्टर एन इलेक्टेड बॉडी एक बनाई जाएगी और चार्ज विद द टास्क ऑफ फ्रेमिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। कि जैसे ही ये सारा वॉर और का मैटर सॉल्व होता है वैसे ही हम एक फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए एक बॉडी बनाएंगे, इलेक्टेड बॉडी बनेगी। ठीक है, तो इस तरह की बात ये प्रपोजल था, ये इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। और ये अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या था, प्रोविजन शैल बी मेड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। प्रोविजन बनाया गया कि जो इंडियन स्टेट्स जो है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। थर्ड पॉइंट क्या था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरटूक टू एक्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंट फोर्थ विद द कॉन्स्टिट्यूशन सो फ्रेम्ड एंड सब्जेक्ट ओनली टू। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला अंडरटूक टू एक्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंट फोर्थ विद द कॉन्स्टिट्यूशन सो फ्रेम्ड। उन्होंने बोला कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे सब्जेक्ट ओनली टू द राइट ऑफ एनी प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया दैट इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू रिटेन इट्स प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन प्रोविजन बीइंग मेड फॉर इट्स सब्सिक्वेंट एक्सेशन इफ सो डिसाइड्स। उन्होंने एक बात बोली कि कल को अगर ये बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन तो हम तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन एक कंडीशन ये होगी कि अगर कोई प्रोविंस जो है ब्रिटिश इंडिया के अंदर वो प्रिपेयर्ड नहीं है नए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए या किसी प्रोविजन को, और वो अपने प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को मेंटेन रखना चाहता है, तो इसके लिए उन्होंने प्रोविजन बीइंग मेड फॉर इट्स सब्सिक्वेंट एक्सेशन इफ इट सो डिसाइड्स। तो वो अगर चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। विथ सच नॉन एक्सीडिंग प्रोविंसेस शुड they so desire, the British government will be prepared to agree upon a new constitution giving them the same full status as the Indian Union and arrived at by a procedure analogous to be
हेयर लेड डाउन। उन्होंने बोला कि अगर कोई नहीं एक्सेप्ट करता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट विल बी प्रिपेयर टू, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने मतलब एग्री करने के लिए भी तैयार रहेगी, गिविंग द और सेम फुल स्टेटस देगी उन प्रिंसली स्टेट्स को जैसा कि इंडियन यूनियंस को मिला हुआ है। एंड इस तरह की बातें हुई। अब देख रहे हो आप कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सेप्ट भी करेंगे और अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को भी बोल दिया कि वो चाहें तो एक्सेप्ट करें, अपना कॉन्स्टिट्यूशन नया बना ले। तो ये बात हुई। दूसरा पॉइंट कंडीशन कहती है द साइनिंग ऑफ ए ट्रीटी विच शैल बी नेगोशिएटेड बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी covering all necessary matters arising out of the complete transfer of responsibility from the British to Indian hands. It will make provision for the protection of racial and religious minority, but it will not impose any restriction on the power of Indian Union to decide in future its relation to the other member states of the British Commonwealth. उन्होंने ये बोला कि ये जो साइनिंग ऑफ ट्रीटी साइन होगी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी के बीच में, कवरिंग ऑल नेसेसरी मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होगी ब्रिटिश से इंडियंस में। इट विल मेक प्रोविजन, ये एक प्रोविजन बनाएगी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए, बट इट विल नॉट इम्पोज, लेकिन ये इम्पोज नहीं करेगी एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी तरह का रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन के पावर में to decide in future its relation to the other member states of British Commonwealth, कि वो फ्यूचर में जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अदर मेंबर से जो भी रिलेशन होगा उसको डिसाइड करने में कोई इम्पोज नहीं करेगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं पुटअप करेगी। ठीक है, तो इट विल मेक प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज तक तो अच्छी बात है, लेकिन बट इट विल नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द इंडियन यूनियन टू डिसाइड in the future its relation to the other member states of British Commonwealth। इस तरह की बातें थी। वेदर अब देखिए, वेदर और नॉट एन इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्स टू अडेयर टू कॉन्स्टिट्यूशन इट विल बी नेसेसरी टू नेगोशिएट ए रिवीजन ऑफ इट्स ट्रीटी अरेंजमेंट सो फॉर एज दिस मे बी रिक्वायर्ड इन न्यू सिचुएशन। वेदर और नॉट एन इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्स, जब चाहे कोई इंडियन स्टेट इलेक्ट्स टू अडेयर टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए तैयार होता है कि नहीं, इट विल बी नेसेसरी टू नेगोशिएट ए रिवीजन। अगर कोई नहीं तैयार होता है तो वो नेगोशिएट करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, मतलब ये नेसेसरी होगा कि आप नेगोशिएट करो ट्रीटी अरेंजमेंट को, सो फॉर एज दिस मे बी रिक्वायर्ड इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ऐसा जब सब एग्री हो जाए तभी बात आगे बढ़े, इस तरह की बात थी। The constitution making body would be elected by the member of the lower house of the provincial legislature by the system of proportional representation। उन्होंने कहा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनेगी वुड बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, जो लोअर हाउस होगा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का, वहाँ से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे वहाँ से उठाया जाएगा लोगों को, और तब वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनेगी। और जो फिफ्थ पॉइंट था वो क्या था, अंटिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी फ्रेम्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। But they desire and invite the immediate and effective participation of the leaders of the principal sections of the Indian peoples in the councils of their country, of the Commonwealth and of the United Nations. Thus, they will be enabled to give their active and constructive help in discharge of a task which is vital and essential for the future freedom of India। Just वही सिंपल सी बात। The main features of the draft declaration so far as the future was concerned were, क्या मेन फीचर थे, इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन फीचर क्या होंगे वो आप देखोगे तो प्रोविजन फॉर डोमिनियन स्टेटस विद राइट ऑफ सेसेशन फॉर द प्रोविंसेस फॉर ए पॉसिबल पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड फॉर ट्रीटी प्रोवाइडिंग फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज। ये एक प्रोविजन था, डोमिनियन स्टेटस की बात थी, और ये प्रोविंसेस अलग हो सकते थे, पॉसिबल पार्टीशन हो सकता था कंट्री में, और एक ट्रीटी की बात हो रही थी कि प्रोवाइडिंग फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर एंड सेफगार्डिंग फॉर माइनॉरिटीज के लिए। अंटिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी फ्रेम्ड डिफेंस वाज टू बी सोल कंसर्न ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द गवर्नर जनरल वाज टू कंटिन्यू विद ऑल हिज पावर एज बिफोर। एज जवाहरलाल नेहरू पुट इट, द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट वुड कंटिन्यू एग्जैक्टली एज बिफोर, द ऑटोक्रेटिक पावर ऑफ द वाइसरॉय वुड रिमेन एंड few of us will become his liveried camp follower and look after canteens and the like।
जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट वुड कंटिन्यू एग्जैक्टली, ऐसा चलता रहेगा, ऑटोक्रेटिक पावर वाइसराय की चलती रहेगी। तो उनको ये चीज़ें नहीं सही लगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑन द ड्राफ्ट डिक्लेरेशन में कुछ ऑब्जर्वेशन थे। अब ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है। द डिक्लेरेशन मार्क्ड ए फर्दर नोटेबल एडवांस इवन ओवर द अगस्त ऑफर से बेटर इसमें बातें थी। लेकिन जैसे क्या था, ग्रांटेड द राइट ऑफ सेसेशन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो थे उनके राइट ऑफ सेसेशन अलग होने के राइट दे दिया था उनको। सेड द मेकिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नाउ सोलिली एंड नॉट ओनली मेनली एज बिफोर इन इंडियन हैंड्स, सोलिली इन इंडियन हैंड्स। अब जो मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकिंग होगी वो प्योरली इंडियन हैंड्स के हाथ में होगी, मतलब सिर्फ इंडियन लोग ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। और ये जो पहला देखिए पहली बात इन्होंने कर दी कि अलग हो सकते हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से। ठीक है, ग्रांटेड द राइट ऑफ सजेशन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। दूसरा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन आप इंडियंस ही बना लो। तीसरा बात कर दी प्रपोज्ड ए प्लान फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने एक प्लान प्रपोज किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट वाज एन इम्प्रूवमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एंट्रीम सिस्टम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्दर द पीपल ऑफ इंडिया वर आस्क्ड टू टेक पार्ट इन हाईएस्ट काउंसिल नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ द कॉमनवेल्थ एंड यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो। इस तरह की बात हुई कॉमनवेल्थ और यूनाइटेड नेशंस में पार्ट कर लेने के लिए, कि बोला गया कि टेक पार्ट, आप पार्ट करो, पार्टिसिपेट करो। However, these merits could not secure for the declaration immunity from criticism। लेकिन ये बातों की भी क्रिटिसिज्म हुआ। Each political party picked holes in it for reasons of its own and rejected the proposal। हर पार्टी ने इसमें कमियां गिनाई और रिजेक्ट किया इस प्रपोजल को। तो कांग्रेस ऑब्जेक्टेड नॉट सो मच टू द लॉन्ग टर्म प्रपोजल एज टू इंटरिम अरेंजमेंट। पर कांग्रेस ने इतना अपोज नहीं किया लॉन्ग टर्म प्रपोजल में एज टू इंटरिम अरेंजमेंट के लिए। द प्रपोज्ड अरेंजमेंट अबाउट डिफरेंस वाज अनएक्सेप्टेबल टू द कांग्रेस। ये जो अरेंजमेंट था कि तब तक डिफरेंस जो है वो कांग्रेस जो ये ब्रिटिशर्स देखेंगे ये एक्सेप्टेबल नहीं था। बिसाइड्स द कांग्रेस हैड demanded but did not receive an informal assurance that Governor General would act as a constitutional head on the advice of the national government consisting of Indian leaders। उन्होंने ये बोला था कि इन्फॉर्मेंस उनको कोई डिड नॉट रिसीव एन इनफॉर्मल एश्योरेंस, उनको कोई इनफॉर्मल एश्योरेंस तक नहीं मिला था कि गवर्नर जनरल वुड एक्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, कि गवर्नर जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह काम करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ नेशनल गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ इंडिया, कि नेशनल गवर्नमेंट एडवाइस देगा तब वो काम करेंगे गवर्नर। इस तरह का कोई मतलब वो एश्योरेंस नहीं था कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। डोमिनियन स्टेटस में आप समझ रहे हो ना, डोमिनियन स्टेटस में आप अंडर में रह के ऑटोनॉमी तो मिल जाती है, लेकिन जब तक पूरी तरह से ये ना पता हो कि हमारी बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, तो ये कोई अश्योरेंस नहीं था। तो ये आप देखो कि बिसाइड द कांग्रेस हैड डिमांडेड बट डिड नॉट रिसीव एन इनफॉर्मल अश्योरेंस दैट गवर्नर जनरल वुड एक्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑन द एडवाइस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन द एडवाइस ऑफ नेशनल गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ इंडियन लीडर्स। ठीक है, तो इसका कोई अश्योरेंस मतलब नहीं मिला था, इनफॉर्मल इस तरह की बात हुई थी, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हो, डिड नॉट रिसीव एन इनफॉर्मल इंश्योरेंस। ठीक है, The rock on which the negotiation between the Crips and Congress founded was the veto power of the Viceroy। ये जो रॉक थी, जो चट्टान थी on which the negotiation between Crips and Congress जो था बनाया गया था, ये था वीटो पावर के लिए Viceroy के। Viceroy वीटो पावर लगा देते थे। In regard to the long term proposal, the Congress was opposed to the novel principle of non-accession of the provinces to the Union, which seemed to be an axe applied to the very root of conception of Indian unity। और लॉन्ग टर्म में कांग्रेस ने अपोज किया, ये नई चीज ले आए हैं कि कोई एग्री नहीं करेगा तो चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना, ये तो इंडिया के और टुकड़े हो जाएंगे। दिस वाज द व्यू ऑफ द हिंदू महासभा टू विच रिगार्डेड द कम्युनल बेसिस ऑफ इलेक्शन एज ऑब्नॉक्सियस। हिंदू महासभा ने ये जो कम्युनल बेसिस था इलेक्शन का उसको तो घिनौना करार दे दिया था। एज ऑफ द लिबरल्स लाइक सर तेज बहादुर सप्रू, मिस्टर जयकर, हु सेड द क्रिएशन ऑफ द मोर देन वन यूनियन हाउएवर कंसिस्टेंट इन थ्योरी विद द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन विल बी डिजास्टर्स टू द लास्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड इट्स इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। जो तेज बहादुर सप्रू हैं और ये मिस्टर जयकर हैं, इन्होंने भी बोला कि इस तरह की अगर कोई बात करते हैं कि अलग अलग कई सारे छोटे छोटे जो स्टेट सामने आ जाएंगे तो यूनिटी ब्रेक हो जाएगी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी में रिस्क आ जाएगा। द सिक्स ऑल्सो अपोज द प्रपोजल बिकॉज देयर वाज प्रोविजन फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड डिक्लेयर्ड देयर डिटर्मिनेशन टू फाइट टूथ एंड नेल एनी पॉसिबल सेपरेशन ऑफ द पंजाब फ्रॉम द ऑल इंडियन यूनियन।
सिख ने भी ऑल्सो अपोज किया द प्रपोजल बिकॉज देयर वाज अ प्रोविजन फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोविंस कि प्रोविंस जो है सेपरेट हो सकती हैं, डिक्लेयर देयर डिटर्मिनेशन टू फाइट टूथ एंड नेल एनी पॉसिबल सेपरेशन ऑफ द पंजाब फ्रॉम द ऑल इंडियन यूनियन। तो उन्होंने अलग होने नहीं चाह रहे थे, वो भी नहीं चाह रहे थे कि अलग हो जाए ऑल इंडियन यूनियन से। तो इसीलिए उन्होंने डिक्लेयर किया अपना डिटर्मिनेशन टू फाइट टूथ एंड नेल इन एनी पॉसिबल सेपरेशन, कि कोई पॉसिबल सेपरेशन नहीं होना चाहिए इस तरह से। द डिप्रेस्ड क्लासेस फेल्ट स्ट्रांगली द नॉन इंक्लूजन ऑफ सेफगार्ड नेसेसरी फॉर देयर इंटरेस्ट। The depressed classes felt strongly the non-inclusion of safeguard necessary for their interest। उन्होंने देखा कि इसमें हमारे लिए कोई मतलब इंक्लूड नहीं किया गया है सेफगार्ड, ज़्यादा मेंशन नहीं है डिटेल में। द मुस्लिम लीग अपोज द क्रिएशन ऑफ सिंगल यूनियन, मुस्लिम लीग ने अपोज किया सिंगल यूनियन बन रहा है। द मशीनरी फॉर द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग बॉडी एंड द मेथड एंड प्रोसीजर फॉर ascertaining the wishes of provinces as to the accession, they in brief found the scheme unacceptable as it did not unequivocally concede Pakistan and seemed to deny the right of self-determination to the Muslims। उन्होंने ये चीज़ ले बनाई क्योंकि पाकिस्तान देने की बात नहीं हुई थी, इसलिए मुस्लिम लीग नाराज थी इस बात को लेके, सिंगल यूनियन से वो खुश नहीं थे। अपार्ट फ्रॉम द क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रपोजल बाय द पॉलिटिकल पार्टीज देयर वर अनडाउटेडली सर्टेन शॉर्टकमिंग इन द प्लान, कुछ कमियां भी थी। द रीट्रेशन ऑफ द ऑफर ऑफ अगस्त 1940 एंड द एक्सप्लेनेशन एडेड देयर अनटू दैट द प्रेजेंट डिक्लेरेशन इज इंटेंडेड नॉट टू सुपरसीड बट टू क्लोथ these general declaration with precision also evoked suspicion as whether the British were really prepared to part with power on substantial scale। इस तरह की बातें जो थी, बार बार ये रिट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ अगस्त 1940 का जो है बार बार जिक्र हो रहा था, एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया था कि ये सुपरसीड नहीं करेगा और बट टू क्लोज दी जनरल डिक्लेरेशन। तो ये सारी बातें जो थी ये सस्पिशन पैदा कर रही थी कि क्या सच में ये सब्सटेंशियल स्केल में जो ब्रिटिश है वो अपनी पावर को पार्ट विद करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। Further, the procedure of determining the wishes of a province in the matter of accession to the union was not at all defined। और ये भी नहीं डिफाइन किया गया था कि डिटरमाइन कैसे होगा कि कोई प्रोविंस जो है वो तैयार हो रहा है यूनियन से, मतलब एक्सेशन के लिए कि नहीं। According to the Cripps, a province would reach its destination by a vote in the Legislative Assembly on a resolution that province would join the Indian Union, and that if the majority for accession was less than 60%, the minority would have the right to ask for a plebiscite of the adult male population, which would then determine the matter by a simple majority। तो ये तरीका क्या था, जैसे मान लीजिए कोई प्रोविंस है, वो प्रोविंस में वो जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे इंडियन यूनियन से, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा। तो क्रिप्स ने क्या बोला था कि प्रोविंस को पहले तो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करना है कि वो इन्हें इंडियन यूनियन में पास होने ज्वाइन करना है कि नहीं है, और अगर ये मेजोरिटी ऑफ द असेशन वॉज लेस देन 60%, और अगर 60% से कम लोग तैयार मतलब होते हैं, नहीं तैयार हो रहे हैं, तो ये मतलब आप ये समझ रहे हो कि माइनॉरिटी वुड हैव द राइट टू आस्क फॉर ए प्लेबिसाइट। तो माइनॉरिटी जो है अब ये जनमत संग्रह करा सकते हैं ऑफ द एडल्ट मेल पॉपुलेशन, फीमेल नहीं है याद रखिएगा, विच वुड देन डिटरमाइन द मैटर बाय सिंपल मेजोरिटी। तो अब प्लेबिसाइट होगा तो एडल्ट मेल पॉपुलेशन का, तो जनमत संग्रह से डिसाइड किया जाएगा कि वो ऐड होंगे, मतलब वो ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। दिस वेट द स्केल्स डिसाइसिवली अगेंस्ट द हिंदूज, सक्सीडिंग इन पॉसिबल कॉम्बिनेशन विद अदर political fellow travelers in securing an accession to the union in case of either बंगाल और पंजाब। ये इसने क्या किया कि इसने दिस वेट द स्केल्स डिसाइसिवली अगेंस्ट द हिंदूज, सक्सीडिंग इन पॉसिबल कॉम्बिनेशन विद अदर पॉलिटिकल फेलो ट्रैवलर्स इन सिक्योरिंग एन एक्सेशन टू द यूनियन इन केस ऑफ इधर बंगाल और पंजाब में अब वो हिंदू लोगों को फिर उनके अगेंस्ट में जा रहा था ना, कि मेजोरिटी में अब वहाँ पे मतलब दूसरे लोग हैं, तो वो मतलब अलग जा रहा है, उनको मौका नहीं मिलेगा, वो प्लेबिसाइट वो अलग हो जाएंगे। तो कई सारी चीज़ें थी इस तरह से। बिसाइड्स एज टू द ट्रीटी कवरिंग ऑल नेसेसरी मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन हैंड्स, इट वॉज नॉट क्लियर एज टू हु वॉज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ इट्स टर्म्स as to who had the right of interpreting them। ये ट्रीटी तो थी
कि कंप्लीट ट्रांसफ़र से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो सारी इंडियन हैंड्स में चली जाएगी, लेकिन ये नहीं कहीं मेंशन था कि ये कौन इन्फोर्स करेगा और ये इंटरप्रेट करने का राइट किसके पास है। द होल प्लान विद विच द नेम ऑफ क्रिप्स केम टू बी inextricably associated smelt more of a soft offer to Indian political leaders in order to bring about active participation in the war effort on the part of all sections of the population than a genuine attempt to solve the Indian impasse। ये जो डेडलॉक था इसको ख़त्म करने के लिए नहीं था, ये प्लान ऐसा लग रहा था कि जैसे क्रिप्स का ये एक पूरा स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर उन्होंने ऑफर कर दिया है इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को कि वो कैसे वॉर में पार्टिसिपेट करा ले इंडियंस को। तो इस तरह की ये बातें सामने आई। तो ये हमने देखा कि प्रोफेसर लास्की एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन ऑन द प्रपोजल। दस वन ब्राइट स्पॉट इन द होल रिकॉर्ड वाज द मिशन ऑफ सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच let it be said with emphasis, Mr. Attlee deserves great credit, but the mission came too late. It looked more like a counter move against Japan than a recognition of Indian claims. It was carried out far too hurriedly, and it had about it something of the British habit which Mr. Kingsley Martin has well described as the art of forgiving generally those we have grievously wronged. It was psychologically disastrous for Sir Stanford to go to India in a take it or leave it mode, and his return practically announced that we washed our hands of the offer. This was bound to make it look as though our real thought was less the achievement of Indian freedom than of a coup de main in the propagandist art among our allies, who contrasted American relations with the Philippines against British relations with India। ये एक स्टेटमेंट है, ये बोला गया है, ठीक है, इतना तो नहीं आप याद कर सकते हो, लेकिन ये बात की जा रही है कि जो क्रिप्स थे, क्रिप्स जो आए तो क्या आइडिया लेके आए थे कि ये ऑफर किस तरह से दे रहे थे। द क्रिप्स मिशन इज यूजुअली रिटन ऑफ एज अ कंप्लीट फेलियर, बट ऑन द वार बीइंग वन द फेलिंग बैंक ऑफ द फेमस फ्रेज वेदर्ड द स्टॉर्म एंड सो द पोर जेटेड चेक वाज अल्टीमेटली ऑनर्ड। लेकिन जब बाद में आप देखोगे क्रिप्स मिशन यूजुअली रिटन ऑफ एज ए कंप्लीट फेलियर की तरह माना जाता है, बट ऑन द वॉर बीइंग वन, जब ये जीत गए तो ये फेलिंग बैंक जो था उसने मतलब वेदर द स्टॉर्म और पोस्ट डेटेड चेक ऑनर हुआ। अब इसके बाद ये आता है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन इन अगस्त रिवॉल्ट 1942 में। होता क्या है, आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन देयर वाज अ फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन among all section of people। हुआ क्या, जब क्रिप्स मिशन फेल हुआ देयर वाज अ फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग थी लोगों के बीच में among all section of peoples। The Congress which had done nothing so far to embarrass the British government apart from demanding a constituent assembly to frame a new constitution for the country could no longer sit on the fence when the Japanese were virtually knocking at the doors of the country। तो ये जो थे कुछ कर नहीं पाए थे, बट जो कांग्रेस थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग कर रहे थे कि हम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और कुछ नो लॉन्गर सेट। अब वो फेंस पे बैठ के इस तरह से जापानीज का वेट नहीं कर सकते थे when the जापानीज अटैक कर रहे हैं वर्चुअली डोर्स पे। तो गांधी नाउ स्टार्टेड हिज कैंपेन फॉर ऑर्डरली ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो ऑर्डरली ब्रिटिश विड्रॉल की बात कही फ्रॉम इंडिया। ही बिगेन हिज कैंपेन लेट इन अप्रैल 1942। अप्रैल में 1942 में उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट किए। इन हिज व्यूज व्हाटएवर द कॉन्सिक्वेंसेस टू इंडिया हर रियल सेफ्टी एंड ब्रिटेन टू लाई इन एन ऑर्डरली एंड टाइमली ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया। उन्होंने बोला कि इंडिया की जो रियल सेफ्टी है वो और ब्रिटिश की वो तो उसी में लाई करती है कि ब्रिटिश चले जाए अब यहाँ से। द फ्रेज क्विट इंडिया टू डिनोट दिस मूव समहाउ केम इनटू वोग एंड इट कॉट ऑन। ये क्विट इंडिया जो वर्ड था ये डिनोट जो ये सामने आया और बहुत इसने मतलब किस तरह से आगे बढ़ा। ऑन May 10, 1942 ही रोट इन हरिजन। उन्होंने हरिजन जो उनकी पत्रिका मैगजीन थी उसमें ये लिखा कि द प्रेजेंस ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया इज एन इन्विटेशन टू जापान टू इन्वेड इंडिया। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश यहाँ पे हैं इसीलिए जापान अटैक कर इंडिया में। देयर विड्रॉल रिमूव्स द बेट। उन्होंने कहा अगर वो चले जाते हैं ब्रिटिश तो वो इंडिया जो जापानीज हैं नहीं अटैक करेंगे।
A fortnight later he wrote in Harijan, leave India in God's hands or in modern parlance to anarchy. उन्होंने बोला कि इंडिया को आप अनार्की में छोड़ के चले जाओ, देन ऑल पार्टीज विल फाइट वन अनदर लाइक डॉग्स और विल व्हेन रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फेसेस देम कम टू ए रीजनेबल एग्रीमेंट। उन्होंने बोला कि हरिजन में ऐसा लिखा है कि इंडिया को भगवान के हाथों में छोड़ दो और इन मॉडर्न बैलेंस एनार्की में देन ऑल पार्टीज विल फाइट वन अनदर लाइक, आप लड़ेंगे आपस में, व्हेन रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फेसेस देम कम टू ए रीजनेबल एग्रीमेंट, जब कोई रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो सब आपस में एक एग्रीमेंट आ जाएगा। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑन जुलाई 14, 1942 in a resolution demanding withdrawal of the British power from India said, should this appeal fail, the Congress cannot view without the gravest apprehension the continuation of the present state of affairs involving a progressive deterioration of the situation and the weakening of India's will and power to resist aggression। उन्होंने बोला कि अगर हम शुड दिस अपील फेल, अगर ये अपील फेल हो जाती है तो कांग्रेस कैन नॉट व्यू विदाउट द ग्रेवेस्ट अप्रीहेंशन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर इन्वॉल्विंग ए प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन। वो इस तरह से इंडिया को देख कि इंडिया को हारते हुए कमजोर होते हुए नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिया कि डिमांड करें कि ये जो चीज़ें हैं कैन नॉट बी विदाउट द ग्रेवेस्ट अप्रीहेंशन द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। उन्होंने बोला कि अगर ये नहीं छोड़ते हैं तो हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, इंडिया बहुत वीक हो जाएगा। और द कांग्रेस विल देन बी रिलक्टेंटली कंपेल्ड टू यूटिलाइज ऑल द नॉन वायलेंट स्ट्रेंथ इट माइट हैव गैदर्ड सिंस 1920। और उस समय बोला कि कांग्रेस जो है वो कंपेल हो जाएगी कि अपनी नॉन वायलेंट स्ट्रेंथ जितनी गैदर किएगी 1920 से सब दिखाने के लिए फॉर द विंडिकेशन ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स एंड लिबर्टी। सच ए वाइड स्प्रेड स्ट्रगल वुड इनएविटेबली बी अंडर द लीडरशिप of Mahatma Gandhi. The All India Congress Committee meeting at Bombay on August 8, 1942, while approving of and endorsing the resolution of the Working Committee, expressed the opinion that events subsequent to it have given it further justification, have made it clear that immediate ending of British rule in India is an urgent necessity, both for the sake of India and for the success of the cause of the United Nations. यूनाइटेड नेशंस के कॉज के लिए और ये सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है। द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट रूल इज डिसरिगार्डिंग एंड इनफीबलिंग इंडिया एंड मेकिंग हर प्रोग्रेसिवली लेस कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग हर सेल्फ एंड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉज ऑफ वर्ल्ड फ्रीडम। As a consequence, early next morning, 9th August 1942, Gandhi ji and all members of the working committee were arrested and all Indian Congress Committee and Provincial Congress Committee were banned। हुआ क्या कि अगले ही दिन सुबह क्या हुआ, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया 9 अगस्त 1942 को। वर्किंग कमेटी को भी अरेस्ट कर लिया गया, जितने मेंबर थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रोविंशियल कांग्रेस को बैन कर दिया गया। बट द पीपल डिड नॉट टेक दिस एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट लाइंग डाउन, लेकिन लोगों ने इसको ऐसे नहीं जाने दिया। देयर वर न्यूमरस एक्ट्स ऑफ वायलेंस and destruction of damage to public property, and in quite a number of places there was a breakdown of government machinery and dislocation of normal life and communication. Though the Congress leader disclaimed any responsibility for this outbreak of violence, it is hard to believe that all of them were ignorant of such large scale planning by the extremist। लेकिन ये मतलब ऐसा था कि वो इग्नोरेंट थे कि इतनी बड़ी प्लानिंग एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा की जा रही है। ऑन द गवर्नमेंट साइड सिवियर रिप्रेशन वेंट ऑन एंड हंड्रेड्स वर पुट टू डेथ और थ्रोन इन प्रिजन। गवर्नमेंट ने भी बहुत रिप्रेशन किया और दबाया लोगों को और बहुत लोगों को मार दिया, जेल भेज दिया। द जनरल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट वॉज टू सप्रेस द डिस्टर्बेंसेस इन द कंट्री एंड ऑल्सो टू डिटेन द कांग्रेस लीडर्स until they gave a definite assurance and guarantee of a different line of conduct. While the deadlock between the Congress and government was allowed to continue, the Muslim League observed on March 23, 1943 द पाकिस्तान डे। 23 मार्च 1943 को जब ये डेडलॉक चल रहा था कांग्रेस और गवर्नमेंट के बीच, तभी इन्होंने पाकिस्तान डे दिवस बना लिया। मिस्टर जिन्ना सेंट ए मैसेज टू द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टेटिंग दैट द स्कीम ऑफ पाकिस्तान वाज द फाइनल नेशनल गोल ऑफ मुस्लिम इंडिया। द लीग इन अ रेजोल्यूशन ऑन अप्रैल 26 एंडोर्स दिस व्यू। उन्होंने 26 अप्रैल को इसको एंडोर्स भी कर दिया। उसके बाद क्या आता है, एक राजगोपालाचारी फॉर्मूला आता है, देसाई लियाकत फॉर्मूला आता है। मार्च 1944 में मिस्टर श्री राजगोपालाचारी इवॉल्व्ड ए फॉर्मूला विद द फुल अप्रूवल ऑफ गांधी जी फॉर कांग्रेस। उन्होंने गांधी जी के अप्रूवल के साथ कांग्रेस के लिए एक नया फॉर्मूला सामने आया। ये फॉर्मूला क्या था, लीग कोऑपरेशन ऑन बेसिस ऑफ पाकिस्तान।
द स्कीम एम्बॉडिंग द फॉर्मूला वॉज, और अब ये फॉर्मूला था कि लीग को अपने साथ कैसे मिला ले, उनको कन्विंस कर सके। जो फॉर्मूले में क्या बातें की गई थी कि द लीग वुड इंडोर्स द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस एंड कोऑपरेट विद द कांग्रेस इन फॉर्मिंग ए प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर द ट्रांजिशनल पीरियड, कि लीग जो है वो इंडिपेंडेंस के लिए साथ में लड़ेगी और कोऑपरेट करेगी कांग्रेस का, और तब तक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाएगी इस पीरियड के लिए। एट द एंड ऑफ द वॉर अ प्लेबिसाइट ऑफ ऑल द इनहैबिटेंट्स इन द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट वुड डिसाइड वेदर और नॉट दे शुड फॉर्म ए सेपरेट स्टेट। उसके बाद जब वॉर एंड हो जाएगा तो उसके बाद ये जनमत संग्रह प्लेबिसाइट कराया जाएगा और देखा जाएगा कि जो इनहैबिटेंट्स हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। इन किस शुड फॉर्म ए सेपरेट स्टेट इन द इवेंट ऑफ सेपरेशन एग्रीमेंट्स वुड बी मेड फॉर डिफेंस। अगर कोई सेपरेशन होता भी है तो एग्रीमेंट बनाया जाएगा मेड फॉर डिफेंस, communication and other essential matters. These terms were to be binding only in case of transfer by England of full power and responsible for रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बातें थी कि ये तभी होगा, बाइंडिंग होगा, जब हमको फुल पावर मिल जाए इंग्लैंड से। मिस्टर जिन्ना रोड टू गांधी जी फॉर इलूसिडेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स ऑफ डिटेल इन द राजगोपालाचारी फॉर्मूला। तो मिस्टर जिन्ना ने गांधी जी को लिखा कि आप और डिटेल बताइए क्या बातें, क्या कहना चाह रहे हैं। गांधी जी इन ऑफरिंग द क्लेरिफिकेशन शॉर्ट एडेड दैट लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ द लीग बीइंग इनडेफिनिट, Raja ji had taken from it and the substance and given it a shape, कि लाहौर रेजोल्यूशन जो था वो इंडेफिनिट था और उसकी वजह से राजा जी ने इससे कुछ सब्सटेंस लिया और इसको एक शेप दिया है। बट मिस्टर जिन्ना इन रिप्लाई क्लेम दैट राजा जी हैड म्यूटिलेटेड दैट सब्सटेंस। उन्होंने बोला कि राजा जी ने जो लाहौर में जो बात हुई थी वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लाहौर उसको बदल ही दिया है। एंड सो द वर्डी एक्सचेंज कंटिन्यूड एंड एंडेड इन स्मोक एज it was bound to because of radical differences of approach and objective between the Congress and the League. Mr. Jinnah was contending that Muslim of India as a separate nation had the right of self-determination and the Muslim alone were to be entitled to vote for partition and not the whole पॉपुलेशन ऑफ डिस्प्यूटेड एरिया। उन्होंने बोला कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसकी पूरी पॉपुलेशन को वोट नहीं करना है, सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे वहाँ के। इन अदर वर्ड्स द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन विच ही क्लेम्ड फॉर द मुस्लिम्स वाज टू बी डिनाइड टू द नॉन मुस्लिम्स इन दोज एरियाज। मतलब एक तरह से आप डिटर्मिनेशन जो बात कर रहे हो ये मुस्लिम्स को तो दे रहे हो लेकिन नॉन मुस्लिम्स को वहाँ पे एरिया में नहीं मिल रहा है। गांधी जी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस पोजिशन और द पॉस्टुलेट ऑफ ए सेपरेट नेशनहुड। उन्होंने गांधी जी ने डिनाई कर दिया। तो कांग्रेस वॉज कंसर्न विद the achievement of independence and to that end was prepared to pay the necessary price for Muslim cooperation and support. But the League cared nothing for the independence of the whole country and wanted the Congress to agree to two-nation theory and partition without any plebiscite of the whole population. Mr. Jinnah was also opposed to a common center concerned with defense, commerce, communication, etc. कांग्रेस जो थी कंसर्न थी कि इंडिपेंडेंस हमको मिल जाए, बाद में हम देखेंगे, प्राइस देने के लिए तैयार हैं, मुस्लिम कॉर्पोरेशन मिल जाए हमको, हम अब एक बार मिल जाए तो आप जो चाहिए आपको उस हिसाब से हम देखेंगे। लेकिन लीग को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनको चाहे देश आज़ाद हो कि नहीं हो, वो टू नेशन थ्योरी और पार्टीशन की बात कर रहे थे और वो चाहते थे कोई भी जनमत संग्रह ना हो, पूरी पॉपुलेशन का सिर्फ मुस्लिम ही वोट करें। वो मुस्लिम वोट करें तो ऑब्वियसली अलग नेशन की बात हो जाएगी। मिस्टर जिन्ना जो कॉमन सेंटर की बात थी कि डिफेंस और कॉमर्स और कम्युनिकेशन एक ही हाथ में रहे, उसके लिए भी तैयार नहीं थे। तो एफर्ट नेवरदलेस कंटिन्यू टू एंड डेडलॉक एंड मिस्टर भूला भाई देसाई लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मेट मिस्टर लियाकत अली खान डेप्यूटी लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग पार्टी इन दैट असेंबली। तो ये जो एफर्ट जो थे नेवरदलेस फिर भी कंटिन्यू टू एंड द डेडलॉक, ये डेडलॉक के लिए चलते रहे, वो तो एफर्ट तो चलते रहेंगे। मिस्टर भूला भाई देसाई थे जो सेंट्रल कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो लियाकत अली खान से मिले डिप्टी लीडर जो थे मुस्लिम लीग पार्टी के, और उनको एक ड्राफ्ट दिया प्रपोजल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट एट सेंटर के सेंटर में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉमिनेटेड बाई कांग्रेस एंड लीग इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, कि कांग्रेस और लीग दोनों इक्वल नंबर नॉमिनेट करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइनॉरिटीज होगी एंड द कमांडर इन चीफ, बट नो सेटलमेंट कुड रीच बिटवीन द कांग्रेस एंड लीग। लेकिन फिर भी कोई सेटलमेंट
इतना करने के बाद भी, इतनी सारी बातें करने के बाद भी सेटलमेंट नहीं हो पाया. बट द फैक्ट दैट a sort of parity between the Congress and the League was decided upon had, as we shall see, far-reaching consequences. लेकिन ये जो बातें हुई इससे आगे कई consequences देखने को मिले. ठीक है. और while in India the constitutional deadlock continued, constitutional deadlock तो continue रहा. The war in Europe came to an end on May 1, 1945. 1 मई 1945 को यूरोप में ये वॉर खत्म हो गया. जनरल इलेक्शन इन इंग्लैंड वॉज इन ऑफिंग. जनरल इलेक्शन होने थे इंग्लैंड में. अब वेविल प्लान आया उसके बाद 1945 का. लॉर्ड वेविल हु हैड सक्सीडेड लॉर्ड लिनलिथगो एज गवर्नर जनरल इन अक्टूबर 1943, ये जो 1943 में ही आ गए थे, नाउ मेड एन अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द डेडलॉक इन इंडिया. उन्होंने डेडलॉक को रिजॉल्व करने की कोशिश करी. इन मार्च 1945 ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर कंसल्टेशन. वो इंग्लैंड के कंसल्टेशन के लिए. द रिजल्ट ऑफ हिज कंसल्टेशन वाज सून रिवील्ड. ऑन जून 14 ही ब्रॉडकास्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया दैट द प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिजॉल्व द डेडलॉक इन इंडिया. ऑन द same day, Mr. Emery, Secretary of State for India, made a similar statement in the House of Commons. The offer of March 1942 stands in its entirely without change or qualification. उन्होंने कहा 1942 का जो ऑफर है वो बिना किसी चेंज और क्वालिफिकेशन के लिए अभी भी वैलिड है. He proposed the reconstruction of Governor General's Executive Council pending the preparation of new constitution. उन्होंने बोला कि जब तक नहीं हो रहा है तो रिकंस्ट्रक्शन करते हैं गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, जब तक ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पेंडिंग है. विद द एक्सेप्शन ऑफ द गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ हु वुड रिटेन हिज पोजीशन एज वॉर मेंबर. और ये ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी नॉमिनेटेड फ्रॉम एमंगस्ट लीडर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल लाइफ. उन्होंने ये बोला कि अब क्या होगा ना कि ये गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ के जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं सब इंडियन होंगे. ठीक है. दिस काउंसिल वुड हैव ए बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेन कम्युनिटीज इंक्लूडिंग इक्वल proportions of Muslims and caste Hindus. It would work if formed under the existing constitution. ये existing constitution के अंडर में काम करेगी. और दो द गवर्नर जनरल्स वीटो वुड नॉट बी अबॉलिश. वीटो नहीं हटाया गया लेकिन अभी तक. इट वुड नॉट बी यूज्ड अननेसेसरली. लेकिन ये बोला गया कि ये बेमतलब के कामों में नहीं लगाया जाएगा. द पोर्टफोलियो ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अदर देन दोज ऑफ ट्राइबल्स एंड फ्रंटियर मैटर्स व्हिच हैड टू बी डेल्ट विद एज पार्ट ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया वाज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द गवर्नर जनरल टू एन इंडियन मेंबर ऑफ द काउंसिल. जो पोर्टफोलियो था एक्सटर्नल अफेयर्स का वो भी इंडियंस को दे दिया गया और देने की बात हुई. और ये बोला कि अदर देन दोज ऑफ ट्राइबल्स को छोड़ के फ्रंटियर मैटर्स को ये जो डिफेंस के पार्ट हैं ये नहीं है, ये इंडिया वही संभालेंगे गवर्नर जनरल. बाकी इंडियंस को इंडियन मेंबर ऑफ काउंसिल को दे दिया जाएगा. A conference of the representatives chosen by the Viceroy was to be convened with a view to obtaining from the leaders of the various parties a joint list, or failing it, separate list of worthy people to constitute the new executive council. It was expected also that provincial minister in section 93 provinces would resume office and there would be कोलिशन. इस तरह की बात है कि एक कॉन्फ्रेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चूजन बाय द वाइसराय, जो वाइसराय चूज करेंगे वो होगी विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग फ्रॉम द लीडर्स ऑफ द वेरियस पार्टीज जॉइंट लिस्ट की. बहुत सारी पार्टी से एक जॉइंट लिस्ट मिल जाए हमको. फेलिंग इट सेपरेट लिस्ट भी मिल सकती है और वर्दी पीपल टू कॉन्स्टिट्यूट द न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल. और उसके बाद वो क्या होगा कि आपस में कोलिशन कर सकते हैं. ठीक है. द मैटर्स ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर लेट आउट ऑफ जेल. मेंबर थे कांग्रेस वर्किंग आउट कमेटी के, वो बाहर छोड़ दिए गए. हाई होप्स प्रिवेल्ड ऑन ऑल साइड्स एज इन्विटेशन फॉर द प्रपोज्ड शिमला कॉन्फ्रेंस वेंट आउट टू द लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी. अब शिमला कॉन्फ्रेंस के लिए एक प्रपोजल गया, इन्विटेशन गया. मीटिंग ऑन जून 25, 1945 द कॉन्फ्रेंस वाज एडजर्न्ड आफ्टर 3 days ऑफ डिस्कशन. ये 3 दिन के डिस्कशन के बाद ये शिमला कॉन्फ्रेंस को एडजर्न पोस्टपोन कर दिया गया. ऑन जुलाई 11 मिस्टर जिन्ना हैड अ शॉर्ट इंटरव्यू विद द वाइसराय ड्यूरिंग which he seems to have made it clear to latter that the League, wishing to be regarded as the sole representative of Indian Muslim, was firmly opposed to the inclusion of any non-League Muslim in the Viceroy list. उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि हम जो है मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सोल रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम ही रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिमों को. एंड फर्मली अपोज टू एनी नॉन लीग मुस्लिम्स इन द वाइसराय लिस्ट. वाइसराय लिस्ट में एनी नॉन लीग मुस्लिम, जो नॉन लीग का कोई और मुस्लिम नहीं आएगा. जितने भी मुस्लिम होंगे सब लीग के ही मुस्लिम होंगे. ऐसा कोई मुस्लिम नहीं होना चाहिए वाइसराय की लिस्ट में. जो लिस्ट हमें सौंपनी थी कौन आएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इस तरह की बातें के लिए.
तो आप देख रहे हो किस तरह की बातें हो रही है। बट द वाइसरॉय कुड नॉट एग्री टू दिस पॉइंट, वाइसरॉय इस बात से एग्री नहीं हुए। 3 days लेटर लॉर्ड वेवल wound up the conference by declaring a failure of the talks। और उसके बाद वेवल ने ये जो टॉक्स थे कि बना कर दिए कि ये सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलियर लाइज पार्टली ऑन लॉर्ड वेवल हिमसेल्फ एंड पार्टली ऑन मिस्टर जिन्ना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी इन्हीं के ऊपर आ रही थी, दो के ऊपर। एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस्टर जिन्ना स्टेटेड ऑन ए फाइनल एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ वेवल प्लान वी फाउंड दैट इट वाज ए स्नेयर these arrangement by which we would have signed our death warrant. Next, in proposed executive, we would be reduced to a minority of 1/3. All the other minorities, such as scheduled caste, Sikhs, Christians, have the same goal as the Congress. On the top of this came the last straw, that even about the 5 members of the Muslim bloc which were allotted to communal wise, the Muslim League were not entitled to nominate all the Muslim representatives. But we finally broke, as Lord Wavell insisted upon his having one non-league leader, a nominee of Malik Khizr Khayyat Khan representing the पंजाब मुस्लिम। उन्होंने बोला कि ये बात नहीं माने हम, क्योंकि हम चाहते थे कि सारे जो मुस्लिम हैं वो मुस्लिम लीग से ही हो, लेकिन ये क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि मलिक खिज्र हयात खान को अपॉइंट करना चाह रहे थे लिस्ट में। तो ये बात उन्होंने बोली। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट मौलाना आज़ाद पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ब्रेक डाउन स्क्वायरली ऑन द शोल्डर्स ऑफ मिस्टर जिन्ना। उन्होंने जिन्ना का पूरा बोल दिया कि जिन्ना गलती है। लॉर्ड वेवल हाउएवर कैन नॉट एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी आइदर। लॉर्ड वेवल्स प्रोसीजर कुड हैव बीन इजीली इंप्रूव्ड अपॉन। ही शुड हैव टेकन द लीडर्स इनटू द कॉन्फिडेंस एज रिगार्ड्स द कंपोजिशन ऑफ हिज ओन लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वो अपनी खुद से भी लिस्ट बना सकते थे, ठीक है। पॉसिबली द कांग्रेस लीडर माइट हैव बीन परसुएडेड टू एक्सेप्ट दैट लिस्ट आइदर एज ए होल और विद माइनर modification mutually agreed upon. Then he should not have allowed the league practically to veto the whole plan and thus alone to block the path of progress. तो उसके बाद क्या करते हैं वो, he should not have allowed the league practically, उनको लीग को प्रैक्टिकली अलाउ नहीं करना चाहिए था, to veto the whole plan, जो पूरा प्लान था उसको वीटो करने के, thus alone to block the path of progress, कि बस कांग्रेस का पाथ ब्लॉक हो जाए, ये गलत था। गांधी जी on whom the Cripps proposals had fallen flat felt that Wavell plan was sincere in his spirit and contained the seeds of independence। गांधी जी जो on whom the Cripps proposal had fallen flat, जिनके सामने क्रिप्स प्रस्ताव फेल हो गया था, उनको लगा कि वेवल प्लान जो था वो सिंसियर था और कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंस का बीज बो रहा था। It must be noted in this connection that the Viceroy had assured the Congress President, Viceroy ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट को अस्योर किया कि that no party to the conference could be allowed to obstruct settlement out of willfulness, कि कोई भी पार्टी to the conference could be allowed to obstruct, वो settlement को obstruct नहीं कर सकती। But it seems that as in the parallel case of Cripps, Wavell's hands were stayed at the last moment. One tangible result of the failure of the Simla conference was to strengthen the position of Mr. Jinnah and the Muslim League, which was clearly manifested in the elections of 1945 and 46. एक tangible result जो दिखा, result of the failure of the Simla conference का जो failure दिखा, वो था कि was to strengthen पोजीशन मिस्टर जिन्ना की मुस्लिम लीग की पोजीशन को स्ट्रांग दिखा रहा था, ठीक है। अनकाइंड क्रिटिक्स सजेस्ट दैट सिमला कॉन्फ्रेंस वाज ड्यू टू थ्रेट टू द कंजर्वेटिव पार्टी बाय द लेबर पार्टी इन द इलेक्शन इन इंग्लैंड इन जुलाई 1945 और अल्टरनेटली टू रशियन प्रेशर एज द क्रिप्स मिशन वाज ड्यू टू अमेरिकन प्रेशर। ये बात होती है कि इस तरह का सिमला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो कुछ कहते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी ने ड्यू टू द थ्रेट टू द कंजर्वेटिव पार्टी को थ्रेट मिला था बाय लेबर पार्टी इन द इलेक्शन इन इंग्लैंड, इस वजह से ये सारी बातें हुई थी। द इलेक्शंस ऑफ 1945 एंड 46 45-46 में इलेक्शन होते हैं। देखिए, द फेलियर ऑफ सिमला कॉन्फ्रेंस नेचुरली एडेड टू द सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन द कंट्री, बट सून ए सिल्वर लाइनिंग वाज डिसcernible in the clouds for the new Labour government of Britain installed an old friend of India। अब हुआ क्या, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, हुआ क्या कि इलेक्शन हुए इंग्लैंड में और नई लेबर गवर्नमेंट आई ब्रिटेन में और इंस्टॉल्ड एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ इंडिया लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे इंडिया के, वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के बनाए। द कोर्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया ऑल्सो चेंज ड्यू टू द अदर कॉज, ये जो पॉलिसीज थी वो चेंज हुई। हुआ क्या, द इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशंस विच फॉलोड द सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज इन
यूरोप वर वन ऑफ देम। कुछ इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, जिस विच फॉलोड द जो हॉस्टिलिटी थी वो रुक रही थी, कम हो रही थी, इस वजह से यूरोप में वो तो दिखा। देन द ट्रायल ऑफ सम ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी बाई ब्रिटिश कोर्ट मार्शल्स इन द हिस्टोरिक रेड फोर्ट इन दिल्ली इन 1945-6 fired the popular imagination. The Congress fully identifying itself with the ideals and interest of those valiant soldiers, resulting in increased Congress popularity among the people of India. उसके बाद जो INA ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट में, उसकी वजह से भी कांग्रेस जो थी वो सामने आई और पॉपुलर हो गई थी। शॉर्टली आफ्टर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अज्यूम्ड ऑफिस, लॉर्ड वेवल वाज समन्ड टू इंग्लैंड फॉर कंसल्टेशन। उनको बुला लिया जैसे पैथिक लॉरेंस आए और उन्होंने लॉर्ड वेवल को वापस बुलाया कंसल्टेशन के लिए। ऑन अगस्त 21 आफ्टर ए स्पेशल इमरजेंसी मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, द वाइसराय डिसीजन टू होल्ड इलेक्शन टू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन इंडिया एंड टू गो टू लंदन वाज अनाउंस्ड। उसके तुरंत बाद एक स्पेशल इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द 21 अगस्त में स्पेशल इमरजेंसी मीटिंग जो हुई थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, उसके बाद वाइसराय डिसीजन टू होल्ड इलेक्शन टू सेंट्रल प्रोविंस इंडिया एंड टू गो टू लंदन वाज अनाउंस। ये अनाउंस हो गया कि वाइसराय जो इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराएंगे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इंडिया में। ठीक है, ऑन सितंबर 1945 द वाइसराय इमीडिएटली ऑन हिज रिटर्न अनाउंस दैट आफ्टर द इलेक्शन इन इंडिया ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी वुड बी कन्वीन्ड एंड दैट हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद द सपोर्ट ऑफ द मेन इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड दैट होप दैट मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी एक्सेप्टेड बाई पॉलिटिकल लीडर्स इन द प्रोविंसेस। उन्होंने बोला कि अब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाई जाएगी और उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वो भी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन मेन इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट से। ही ऑल्सो एक्सप्रेस द होप दैट मिनिस्ट्रियल, उन्होंने ये भी बोला कि जो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो प्रोविंसेस के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो संभालेंगे। ऑन द सेम डे सितंबर 1945 प्राइम मिनिस्टर एटली reiterated the announcement of the viceroy, adding that 1942 Cripps offer still stood in all its fullness and purpose, that the government was acting in accordance with its spirit and intention. This was followed on December 4 by a statement in the House of Lords by the Secretary of State for India regretting that the full significance of the proposal had not been properly appreciated in India and unjustified suggestions had gained wide currency, to the effect that preparatory discussion would be fruitful source of delay. उन्होंने बोला कि जो क्रिप्स मिशन है वो अभी भी वैलिड है और उन्होंने बोला कि ये जो मतलब कि मिशन था इसको अंडरमाइन किया लोगों को, इन्होंने इंडियंस ने अप्रिशिएट नहीं किया, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और कई सारे अनजस्टिफाइड सजेशन दिए जा रहे थे, तो इस तरह की बातें करी। ही मेड इट क्लियर दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्डेड द सेटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी एज अ मैटर ऑफ अर्जेंसी। उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी तुरंत बनेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अर्जेंट मान लिया है। ही थॉट दैट मिसअंडरस्टैंडिंग वुड बी रिमूव्ड बाई पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लीडिंग इंडियन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज। उन्होंने बोला कि जो डिसएग्रीमेंट और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और ये इंडियन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के बीच में सॉल्व किया जाएगा। एंड अनाउंस द सेंडिंग टू इंडिया ऑफ ए पार्लियामेंट्री डेलीगेशन अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ एम्पायर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, और एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजा गया इंडिया में। ही मेड इट क्लियर हाउएवर दैट द डेलीगेशन वुड हैव नो अथॉरिटी टू कमिट ब्रिटेन टू एनी पॉलिसी, कि उनको कोई अथॉरिटी नहीं है ब्रिटेन को एनी पॉलिसी के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि जाके वो डेडलॉक को खत्म कराए। लॉर्ड वेवल ऑन December 10, 1945 एड्रेसिंग द एनुअल मीटिंग ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एट क्विट इंडिया विल नॉट एक्ट एज द मैजिक सिज़म एंड appeal for goodwill, cooperation and patience. Central and provincial elections were held in India about this time, winter of 1945-46. The Congress captured almost all non-Muslim seats in all the provinces. The majority of the Muslim seats in the northwest frontier province and some Muslim seats in United Province and CP, Bihar and Assam. Though the Muslim League had captured an overwhelming majority of Muslim seats taken together, yet it could form ministries only in Sindh and Bengal. सिर्फ सिंध और बंगाल में ही मतलब इनको मिनिस्ट्रीज मिल पाई।
और द कांग्रेस अज्यूम्ड ऑफिस इन असम, बिहार, यूपी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बॉम्बे, मद्रास, सीपी, उड़ीसा। मतलब कांग्रेस को बहुत सारी जगह ऑफिस अज्यूम किया कांग्रेस ने। इन द पंजाब, दो द मुस्लिम लीग वाज द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, इट कुड नॉट फॉर्म ए गवर्नमेंट। सिंगल मतलब लार्जेस्ट पार्टी थी पंजाब में मुस्लिम, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाई। और कोalition मिनिस्ट्री कंपोज ऑफ अकाली सिख्स एंड यूनियनिस्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ऑल पार्टीज एक्सेप्ट द मुस्लिम लीग was formed there under Malik Khizr Hayat, leader of the Unionist Party। एक कोलिशन मिनिस्ट्री वहाँ पे फॉर्म हुई थी और अकाली सिख्स और यूनियनिस्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स की। तो ये हमने देखा कि The parliamentary delegation visited India in January 1946। 1946 में जनवरी में parliamentary delegation visit किया इंडिया में during the course of the election and collected first hand info about the political situation in the country। उन्होंने political situation country की जो थी तो उसको समझा कि क्या है। The cabinet mission plan उसके बाद आता है, ठीक है, 1946 का। On Feb 19, 1946 Lord Patrick Lawrence made an important announcement in the House of Lords that a special mission of cabinet ministers consisting of the noble Lord himself, the President of the Board of Trade, Sir Stanford Cripps, and the First Lord of the Admiralty, A.V. Alexander, would go to India to seek in association with the Viceroy an agreement with Indian leaders of the principles and procedure relating to the constitutional issues। इसके बारे में बात करेंगे। इस तरह की बातें हुई। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस का एक उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। In a debate on the above statement held on March 15, Prime Minister Attlee declared in the House of Commons, "We are very mindful of the rights of the minorities and minorities should be able to live free from fear. On the other hand, we cannot allow a minority to place a veto on the advance of the majority." उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप माइनॉरिटी वीटो लगा दे मेजोरिटी की बात पे। द वर्ड्स इन इटैलिक्स वर टेकन इन इंडिया to indicate a change in traditional policy of the British government towards the Muslim League। उसके बाद जो we cannot allow a majority minority to place a veto, ये वाली बात को ध्यान रखा गया, ठीक है। The cabinet mission reached Delhi on March 24, 1946। कैबिनेट मिशन दिल्ली में आया 24 मार्च 1946 को and had prolonged discussions with Indian leaders of all parties and groups as the Congress and the League could not come to any agreement on the fundamental issue of unity or partition of India। The mission put forward their own plan for the solutions of the constitutional problem। तो मिशन ने अपना प्लान दिया। This plan was given in a joint statement issued by mission and the Lord Wavell on 16 May 1946 में उन्होंने अपना प्लान दिया। As regards the long term scheme, they rejected the Muslim League's demand for Pakistan on several grounds। उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड को सीधे रिजेक्ट कर दिया कैबिनेट मिशन ने। The establishment of Pakistan would not solve the problem of communal minorities because the percentage of non-Muslim living in northwest zone of Pakistan would be 37.93% and those living in northeastern zone 48.31% of total population। उन्होंने बोला कि इससे जो अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाएगी कम्युनल की अगर आप पाकिस्तान बना दोगे, क्योंकि जो आप देखते हो कि जो पाकिस्तान वुड भी 37.93% नॉर्थ वेस्ट जोन पाकिस्तान में रहते हैं, जबकि इससे ज़्यादा तो नॉर्थ ईस्टर्न में रहते हैं। तो मोरओवर there was no justification for including within Pakistan the predominantly non-Muslim districts of Bengal। कि अब ये कुछ नॉन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ नॉन मुस्लिम हैं, तो उनको कैसे आप ले सकते हो असम पंजाब पाकिस्तान में। According to them, every argument that could be used in favor of Pakistan could equally be used in favor of the exclusion of non-Muslims areas from Pakistan। उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान बनाने के बाद जो भी रीज़न दे रहे हो तो उस रीज़न को हम अगर कंसीडर करेंगे तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी हम एक्सक्लूड करेंगे पाकिस्तान से, वो भी रीज़न हटाने चाहिए। There was no virtue in creating a smaller Pakistan involving a division of the Punjab and Bengal because according to them it would be against the wishes and interests of a very large proportion of the inhabitants of these provinces। Secondly, it would be injurious to disintegrate the transportation as also the postal and telegraph system of India। Thirdly, to divide the armed forces of India would entail the gravest dangers। Fourthly, the princely states would find it difficult to join one or the other union। Lastly, there is geographical fact that the two halves of the proposed Pakistan states are separated by some 700 miles and communication between them both in war and peace would be dependent on the goodwill of Hindustan। उन्होंने बोला कि 700 मील की दूरी है, ठीक है, और उसके बाद बोथ इन वॉर एंड पीस वुड बी डिपेंडेंट ऑन गुडविल। ये जो भी कम्युनिकेशन होगा ये सारी गुडविल पे डिपेंड करता है हिंदुस्तान के। देयर वर वेरी कोजेंट आर्ग्यूमेंट्स इंडीड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। पार्टीशन के लेके बहुत सारे ऐसे रीजन जस्टिफाई किए गए कि ये नहीं होगा, ठीक है।
So the mission suggested that there should be one central government controlling at least some specified objects. उन्होंने बोला कि कम से कम एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो होगी जो कुछ सब्जेक्ट्स को देखेगी. The mission might have at back of their minds when they made the suggestion of Anschluss of 1876 resulting in formation of dual monarchy of Austria-Hungary. It is just a speculation of the present writer, but there is such a closeness between the terms of Anschluss and what the cabinet mission suggested. ये कैबिनेट मिशन में एक बात हो रही थी कि सेंटर एक रहेगा, कुछ सब्जेक्ट रहेंगे, बात फिर बाकी आप देख लो अलग अलग, पार्टीशन नहीं करेंगे हम कि अलग अलग फुल पावर देते हैं. द मिशन रिकमेंडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड टेक द फॉलोइंग बेसिक फॉर्म्स. उन्होंने बोला कि जो रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसको कुछ बेसिक फॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए. कौन कौन सी हैं? देयर शुड बी द यूनियन ऑफ इंडिया, एक यूनियन होगा इंडिया का, ठीक है. एम्ब्रेसिंग बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड स्टेट्स, ये तो ठीक है. विच शुड डील विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, कौन कौन सब्जेक्ट होंगे? फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, एंड शुड हैव द पावर टू रेज द फाइनेंसेस रिक्वायर्ड फॉर द अबव सब्जेक्ट्स. ये सारी बात हो गई. द यूनियन शुड हैव एन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव. उन्होंने बोला कि यूनियन में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर होगा जो उसको बनाया जाएगा ब्रिटिश इंडिया स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव से बाहर जाएगा. एनी क्वेश्चन रेजिंग ए मेजर कम्युनल इशू इन द लेजिस्लेचर शुड रिक्वायर फॉर इट्स डिसीजन ए मेजॉरिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ ईच ऑफ द टू मेजर कम्युनिटीज एज वेल एज ए मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. उन्होंने बोला कि कोई भी क्वेश्चन होगा कम्युनल धर्म से रिलेटेड लेजिस्लेचर में तो शुड रिक्वायर फॉर ए डिसीजन मेजॉरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ ईच ऑफ द टू मेजर कम्युनिटीज. दोनों मेजर कम्युनिटीज की जो मेजॉरिटी होगी उनकी अलग अलग मेजॉरिटी होनी चाहिए उनके मेंबर्स की, और साथ में ओवरऑल भी जो मेंबर है मेजॉरिटी ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट वोटिंग उनकी भी मेजॉरिटी होनी चाहिए कोई भी कम्युनल इशू डील करने के लिए. और थर्ड था कि द प्रोविंसेस वुड एंजॉय फुल ऑटोनॉमी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स अदर देन द यूनियन सब्जेक्ट्स एंड ऑल रेजिटरी पावर शुड वेस्ट इन द प्रोविंसेस. उन्होंने बोला कि जो प्रोविंसेस होंगी उनको फुल ऑटोनॉमी होगी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स अदर देन द यूनियन सब्जेक्ट्स. कुछ यूनियन के सब्जेक्ट्स होंगे उसमें नहीं होगा, और सारी रेजिटरी पावर जो होगी वो प्रोविंसेस को दी जाएगी. जैसा कि आजकल तो उल्टा होता है, लेकिन कैबिनेट मिशन में वो दूसरी बात कही गई थी. फोर्थ पॉइंट था कि मोर ओवर प्रोविंसेस वुड बी फ्री टू फॉर्म ग्रुप्स विद एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर. जो प्रोविंसेस होंगी वो फ्री होंगे ग्रुप्स फॉर्म करने के लिए विद एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर, एंड ईच ग्रुप कुड डिटरमाइन द प्रोविंशियल सब्जेक्ट टू बी टेकन इन कॉमन. और ये जो ग्रुप होंगे ये डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स कॉमन क्या होंगे. द 6 हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस विद मद्रास, बॉम्बे, सीपी, यूपी और बिहार और सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस और ये आपका बिहार, उड़ीसा वुड फॉर्म ग्रुप ए. उन्होंने कहा ये जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं ये ग्रुप ए बनाएंगे. द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस इन द नॉर्थ वेस्ट, द पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध वुड फॉर्म ग्रुप बी. बंगाल एंड असम वुड फॉर्म ग्रुप सी ऑफ द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस. 3 Delhi, Ajmer, Malwada, Kurg would join Group A, and 1 Balochistan would join Group B. The full autonomy of the provinces and provision for grouping were meant to give the Muslim League, if not the form, the substance of Pakistan. It was obvious that Group B and C would be under absolute control of Muslims. तो ये जो एक तरीका था ग्रुपिंग करने का, ये कहीं ना कहीं ऐसा था कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या कॉमन प्रोविंशियल सब्जेक्ट रखने हैं. तो आप जैसे देख रहे हो कि ग्रुप बी में पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध आ रहा है, तो और सी में बंगाल और असम ये आ रहा है कि बंगाल एंड असम वुड फॉर्म ग्रुप सी ऑफ द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस. 3 दिल्ली, अजमेर वुड. ये जो ग्रुप सी था बंगाल असम, ये ऐसे साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक सब्सटेंस मिल रहा था मुस्लिम लीग को पाकिस्तान का, और ये ग्रुप बी और सी जो थे एब्सोल्यूट कंट्रोल में आने वाले थे मुस्लिम्स के. द इंटेंशंस ऑफ द कैबिनेट मिशन वाज टू सेट इन मोशन ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो इंटेंशन था कैबिनेट मिशन का वो था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाए, और द मशीनरी वेयर बाई कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी सेटल्ड बाई इंडियन देमसेल्फ, ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वुड अकॉर्डिंग टू द स्कीम बी इलेक्टेड बाई द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबलीज. ये बोला गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी अकॉर्डिंग टू द स्कीम वुड बी
बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी उनसे एडल्ट सफरेज हैविंग बीन रूल्ड आउट एज इट वुड हैव इन्वॉल्व डिले इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा तो था नहीं कि इलेक्शन एक इलेक्शन करा के कहाँ से लेके आए, तो ये छोड़ा है वो, हटाओ छोड़ो, इलेक्शन हो ही चुके हैं, तो जो आ गए। अब एक काम करो, आप ही में से कोई आ जाओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इलेक्शन वाला एडल्ट सफरेज वाला चक्कर ये खत्म किया, सीधे आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। द मेंबर्स ऑफ द ईच प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली वुड बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जितनी भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनको 3 ग्रुप में बांटा गया। कौन कौन सा? जनरल, मुस्लिम एंड सिख। एंड द ईच ग्रुप वुड इलेक्ट इट्स ओन रिप्रेजेंटेटिव टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और हर ग्रुप जो था वो अपने मेंबर रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर रहा था कि कौन जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो आजकल का मेथड है ना प्रेसिडेंट चूज करने का, उसी तरह से वोटिंग करके जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वैसे ही वो डिसाइड कर रहे थे कि कौन जाएगा। The number of representatives allotted to each province and community was to be proportional to its population। जो कितने मेंबर होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये डिसाइड कर रहा जा रहा था उनकी पॉपुलेशन से, रफली इन द रेशियो ऑफ 1 to a million। एक 10 लाख में कम से कम एक आदमी तो जाएगा। दिस प्रोसीजर अप्लाइड टू 11 गवर्नर्स। दिस प्रोसीजर अप्लाइड टू 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस। ये 11 जो गवर्नर की प्रोविंसेस थी उनमें अप्लाई हुआ। डिफरेंट अग्रीमेंट वर मेड विद रिगार्ड टू द 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। जो चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस थी वहाँ के लिए अलग मतलब अरेंजमेंट किया गया। The table of representation for the British Indian provinces is given below। अब ये देखिए जो रिप्रेजेंटेशन था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस का वो किस तरह से था। ये देखिए कि जो द टेबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस इज गिवन बिलो। अब ये प्रोविंसेस देख रहे हो, मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा। तो जहाँ 3 ग्रुप आती हैं उनमें कितने कितने मेंबर होंगे, तो ये 45 और ये आपको दिख रहा है कि कितने मेंबर आएंगे। जैसे इतने सारे प्रोविंसेस जोड़ के 1 2 3 4 5 6 प्रोविंस में 167 जनरल मुस्लिम आ गए 20, ठीक है, टोटल इतने हो गए। ये अलग अलग ग्रुप में सब डिसाइड कर रहे थे कि हमारे यहाँ से 4 जाएंगे, ये सब जाएंगे। इसी तरह से ग्रुप बी में आप देख रहे हो कि ग्रुप बी में भी इन्होंने डिसाइड कर दिया कि जनरल मुस्लिम 6 और टोटल पंजाब से इतने 28 जाएंगे। ये डिसाइड हो गया कि 28 लोग पंजाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे। इस तरह से ये एक टेबल है, इसमें ये है कि कितने लोग टोटल जाएंगे। ग्रांड टोटल बना 292, मतलब 292 मेंबर होंगे सीधे। टू दीज 292 मेंबर्स वर टू बी एडेड 4 मेंबर्स फ्रॉम द 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। और ऐसा बोला गया कि 292 मेंबर्स तो इन्होंने ये डिसाइड कर दिया। उसके बाद जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस था उससे बोला गया कि 4 और मेंबर ले लिए जाएंगे वहाँ से, क्योंकि अभी चीफ कमिश्नर की प्रोविंस तो इसमें देख रहे हैं आप टेबल में है नहीं, तो वो जो चीफ कमिश्नर्स की जो प्रोविंसेस थी वहाँ से ले लिया गया कि 4 मेंबर को। एंड नॉट मोर देन 93 मेंबर्स फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स हुज सिलेक्शन वुड बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन। और ये बोला गया कि टू दीज 292 मेंबर्स वर टू बी एडेड 4 मेंबर्स फ्रॉम द 4 चीफ टू दी, ये ऐड कर दिया गया। नॉट मोर देन 93 मेंबर्स फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स। और जो 93 मेंबर से ज़्यादा मेंबर जो होंगे जिनका सिलेक्शन वुड बी डिटरमाइंड बाई कंसल्टेशन, वो कंसल्टेशन से ज़्यादा अपॉइंट नहीं होंगे 93 से ज़्यादा मेंबर, ठीक है। ये तरह की बातें थी। टू दीज 292 मेंबर्स वर टू बी एडेड 4 मेंबर्स फ्रॉम 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस एंड नॉट मोर देन 93 मेंबर्स फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स हुज इलेक्शन वुड बी डिटरमाइंड बाई कंसल्टेशन, ठीक है। इस तरह से ये आप देख रहे हो कि ये इस तरह से ग्रुप बनाने की बात हुई थी। तो ये आप जैसे देख लिया आपने, ये आप ग्रुप सी ऑफ चीफ कमिश्नर्स, ठीक है, फ्रॉम ग्रुप सी ऑफ द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस 3 दिल्ली में वुड ज्वाइन ग्रुप ए एंड 1 बलूचिस्तान वुड ज्वाइन ग्रुप बी। तो किस तरह से ये ग्रुप बने हुए हैं, सबसे पहले ग्रुप ए बना, फिर मुस्लिम नॉर्थ वेस्ट ग्रुप बी बना, फिर बंगाल असम जो हो गए चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस होंगे। तो ये आप देख रहे हो कि किस तरह से ये जो प्रोविंसेस आ रहे हैं सामने। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप थे। तो 6 हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार और उड़ीसा, ये ग्रुप ए में थे। मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे नॉर्थ वेस्ट में, जैसे द पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वुड फॉर्म ग्रुप बी। बंगाल एंड असम वुड फॉर्म ग्रुप सी, ठीक है। ये
दो हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अब चीफ कमिश्नर प्रोविंस में आते थे दिल्ली, अजमेर और मारवाड़ा और कुर्ग वुड ज्वाइन ग्रुप ए एंड 1 बलूचिस्तान वुड ज्वाइन ग्रुप बी। अब ये जो थे इनको भी डाल दिया ग्रुप ए और ग्रुप बी में, और ये अलग तरीके से डाल दिया था। ये देख रहे हो, जैसे इसमें आप ग्रुप ए में देखोगे, ग्रुप ए में किसको डाला हुआ है, ये जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस है दिल्ली में ग्रुप ए में आ गए। चीफ कमिश्नर प्रोविंस को भी ग्रुप ए में मतलब कंसीडर कर लिया है इसको ग्रुप बना के। अलग अलग कहाँ तक बनाते हैं, ऐसे तो बहुत सारे ग्रुप हो जाते हैं। तो ए बी सी 3 ही ग्रुप दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे भी देखिए ए बी सी 3 ही ग्रुप दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दस फॉर्म्ड वुड बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और उसमें क्या होगा कि 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा। क्या होगा, सेक्शन ए करस्पॉन्डिंग टू ग्रुप ए एंड सो ऑन। इस तरह से ए बी सी करके 3 ग्रुप थे, 3 सेक्शन होंगे। ईच सेक्शन वुड सेटल द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इट्स ओन प्रोविंसेस एंड ऑल्सो डिसाइड वेदर ए ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी सेटअप। वो जितना सेक्शन होगा वो अपने प्रोविंसेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ओन प्रोविंसेस आल्सो डिसाइड वेदर ए ग्रुप, और ये भी डिसाइड करेंगे कि क्या ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए कोई। द 3 सेक्शन एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट दैट इज द इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो थे द तीनों सेक्शन हो गए और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स जो हो गए, ठीक है। ये जो लोग थे दैट इज जो मतलब जो इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वुड ज्वाइंटली सेटल द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन सेटल करेंगे। देयर वाज टू बी एन एडवाइजरी कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ सिटीजन, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द ग्रुप्स वुड contain a provision whereby any province could by a majority vote of its legislative assembly call for a reconsideration of the terms of the constitution after an initial period of 10 years and at 10 years intervals thereafter. Moreover, of the province were given the power to opt out of their respective groups by decision of their legislature after the general election under the new constitution. कुछ और बातें भी की गई, जैसे constitution of the union and of the groups would contain एक provision होगा whereby any province could, कोई भी प्रोविंस कर सकती है बाई मेजोरिटी वोट ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी वोट से कॉल फॉर ए रिकंसिडरेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके टर्म्स में रिकंसिडर कर सकती है आफ्टर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एंड एट 10 ईयर्स इंटरवल, हर 10 साल में चेंज मतलब रिकंसिडर कर सकती है। मोरओवर द प्रोविंसेस वर गिवन द पावर टू ऑप्ट आउट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, वो जो प्रोविंसेस थी ये रिस्पेक्टिव ग्रुप से बाहर भी हो सकती हैं, डिसीजन ले सकती हैं, डिसीजन ऑफ देयर लेजिस्लेचर आफ्टर द जनरल इलेक्शन अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जब जनरल इलेक्शन होगा तो ये अलग से आप चाहें तो अलग से बना सकते हैं, ग्रुपिंग में नहीं बनाना चाह रहे हैं तो अलग से बना सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड कंक्लूड ए ट्रीटी विद ब्रिटेन टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, एक ट्रीटी करेगी ब्रिटेन के साथ to provide for certain matters arising out of transfer of power, ठीक है। As regards the Indian states, the cabinet mission declared that when the new constitution comes into force, the British government would cease to exercise the power of paramountcy. In that case, all the rights surrendered by the state to the paramount power were to return to them. Political arrangement between the states on the one side and the British Crown and British India on the other will thus be brought to an end. The void will have to be filled either by the states entering into a federal relation with the successor government, the government in British India, or failing this, entering into particular political arrangement with it or them. The cabinet mission contemplated the setting up of an interim government in which all the portfolios, including that of war members, were to be held by the Indian leaders, having the support of major political parties. उन्होंने पहले ही एक इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर ली कि आप इंटरिम गवर्नमेंट बना लो तब तक, ठीक है। तो हुआ क्या, द कैबिनेट इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप करने की बात हुई कि अभी इलेक्शन तो हो नहीं पा रहे हैं तो इंटरिम गवर्नमेंट बना लेते हैं। और क्या करेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट विच ऑल द पोर्टफोलियोज, जो वॉर मेंबर से लेके सारे पोर्टफोलियो जो हैं इंडियन लीडर्स को कुछ मिलेंगे। और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान की बात करते हैं। अब देखिए, द चीफ मेरिट वॉज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी वॉज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पॉपुलेशन, द प्रिंसिपल ऑफ वेट इज बीइंग टोटली गिवन अप, or at the democratic method of deciding communal issues by simple majority subject to provision of safeguard for minorities was followed.
ये अच्छी बात बताई जा रही है कि जो फायदा था डेमोक्रेटिक सेटअप था कि मेजोरिटी जो बोल रही है वो, लेकिन माइनॉरिटी को भी हम इज्जत करेंगे, उनकी बात मानेंगे, इस तरह की बात, ये बेनिफिट था। फर्दर मोर द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वॉज कम्प्लीटली डिस्काउंटेनेंस्ड, और ये जो पाकिस्तान का आइडिया था उसको पूरी तरह से मतलब ऐसा कर दिया, छोड़ दिया गया था, एंड ऑल इंडियन यूनियन इन्विसाज किया गया था। ऑल्सो नाइदर द ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉर इवन नॉन ऑफिशियल यूरोपियन इन इंडिया वर टू हैव एनी मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का या कोई भी नॉन ऑफिशियल यूरोपियन नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। द यूरोपियन मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज वर टू एब्सेंट देमसेल्व्स एट द टाइम ऑफ वोटिंग, वोटिंग के टाइम पे यूरोपियन मेंबर जो होंगे और प्रोविंशियल असेंबली में वो प्रेजेंट नहीं होंगे। ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ गांधी जी दैट द यूरोपियंस वुड हैव नो वोट, द लेटर मेड a statement that they would refrain from voting for themselves but would vote for electing Indian representatives, कि वो इलेक्टिंग इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट कर सकते हैं। गांधी जी वॉज बिटरली अगेंस्ट दैट टू। लेटर ऑन द यूरोपियन ऑफ असम and Bengal did not take part in the election of members of Constituent Assembly, but those of UP did. असम और बंगाल में तो नहीं पार्टिसिपेट किया इन्होंने, लेकिन यूपी में किया। गांधी जी ये चाहते थे कि यूरोपियंस को कोई वोट ना हो, ठीक है, कोई भी वोटिंग का पावर ना हो। ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ गांधी जी दैट द यूरोपियंस वुड हैव नो वोट, द लेटर मेड अ स्टेटमेंट, तो ये सारी बातें थी। और ये देखा विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द स्कीम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी परफेक्ट मिस्ट्रेस इन हर ओन हाउस विदाउट एनी लेट और हिंड्रेंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट और एनी इंडियन ऑफिशियल, मतलब खुद से मालिक था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उसमें कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल नहीं था। नाउ टू टेक द डिफेक्ट्स ऑफ स्कीम, अब डिफेक्ट्स क्या थे? While the Muslim minority was amply provided for, no such protection was affordable to other minorities like Sikhs in Punjab. Sikhs के लिए कोई protection नहीं था. The part of the proposals concerned with province-wise grouping was capable of being and was actually interpreted differently. The Muslim League took the compulsory grouping of province to be cornerstone of the whole edifice of these proposals and would not even talk or think of a compromise on that issue. But the Congress thought that making of groups was optional for the provinces and that the latter was free to join or not to join any group. Finally, however, the British government decided in favor of the League's view on this point. The order in which the union and ये जो second point था ना, सेकेंड पॉइंट ये था कि द पार्ट ऑफ द प्रपोजल कंसर्न विद प्रोविंस वाइज जो ग्रुपिंग थी वॉज कैपेबल ऑफ बीइंग वॉज एक्चुअली इंटरप्रेटेड डिफरेंटली, उनको अलग अलग तरह से लोग इंटरप्रेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग ने क्या इंटरप्रेट किया था? टू द कंपलसरी, उन्होंने बोला कि कंपलसरी ग्रुपिंग होगी, ये जरूरी है, टू बी कॉर्नर स्टोन ऑफ द वाइल एडिफिस, और जबकि इनको लग रहा था कांग्रेस को कि ये कंपलसरी नहीं है, ग्रुपिंग ये ऑप्शनल है, चाहे तो प्रोविंसेस अडॉप्ट ग्रुपिंग कर लें चाहे ना करें। फाइनली हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है लीग्स के व्यू पॉइंट के हिसाब से कंपलसरी बना दिया इसको। द ऑर्डर इन विच द यूनियन एंड सेक्शनल असेंबलीज वर टू मीट एंड वर्क और ड्राफ्ट देयर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिडिकुलस। ये जो ऑर्डर था इन विच द यूनियन एंड सेक्शनल असेंबली वर टू मीट, मिलना था, वर्क था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिडिकुलस था। फर्स्ट टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्रुप्स एंड द प्रोविंसेस, देन टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सेंटर एंड यूनियन वाज इंडीड टू पुट द कोर्ट बिफोर द हॉर्स। मतलब एक तो पहले वो अपने लेवल पे ग्रुप और प्रोविंसेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, ठीक है, देन टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सेंटर और द यूनियन वाज इंडीड टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल था कि पहले अपने लेवल पे आप बना रहे हो या एक ग्रुपिंग के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, ये क्या बात थी? तो ये बिल्कुल मतलब हटके ही अजीब बात ही की जा रही थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट। अब क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? द कैबिनेट मिशन प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, दो विद मेंटल रिजर्वेशन, कुछ रिजर्वेशन थे दिमाग में उनके, लेकिन मान लिया उन्होंने। द ऑब्जेक्शन ऑफ द कांग्रेस टू द प्लान वाज मेनली इट्स प्रोविजन ऑफ ग्रुपिंग, ये ग्रुपिंग से सहमत नहीं थे। दैट ऑफ द लीग टू द रिजेक्शन ऑफ डिमांड फॉर ए सॉवरेन स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और उनको क्या था लीग को कि आपने सीधे सीधे पाकिस्तान की डिमांड को डिनाई कर दिया है। The cabinet mission in a statement issued before leaving India expressed satisfaction that constitution making would proceed with the participation of major parties, but regretted that certain difficulties prevented a multi-party interim government being formed, hoping that such a government might come into existence after the election to the Constituent Assembly. उन्होंने बोला कि हमने satisfaction
मतलब दिखाया कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेकिंग तो स्टार्ट हो गई कम से कम मेजर पार्टी के साथ, लेकिन उनको रिग्रेट भी हुआ कि कुछ मल्टी पार्टी इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बना कामयाबी नहीं मिली, डिफिकल्टीज हुई उनको। उन्होंने कहा बाद में आगे चल के मल्टी पार्टी ये इंटरिम गवर्नमेंट सामने आएगी जब अगले इलेक्शन होंगे। दिस डिसीजन टू पोस्टपोन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट डिस्प्लीज मिस्टर जिन्ना। ये जो डिसीजन था, द डिसीजन टू पोस्टपोन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, ये जो डिसीजन था कि इंटरिम गवर्नमेंट जो अभी नहीं बनेगी, ये मिस्टर जिन्ना इससे नाराज हो गए। हु एक्यूज द वायसराय ऑफ हैविंग गॉन बैक ऑन हिज प्रॉमिस। उन्होंने बोला ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। अनदर शॉक वाज इन स्टोर फॉर मिस्टर जिन्ना। एक नया शॉक आने वाला था। वो क्या था कि द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस इन जुलाई 1946। जुलाई 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुए। द कांग्रेस कैप्चर 205 सीट्स इंक्लूडिंग ऑल द जनरल सीट्स बट 9 एंड द लीग 73 आउट ऑफ 78 मुस्लिम सीट्स। ये कांग्रेस ने क्या किया कि 205 सीटें कांग्रेस को मिल गई, इंक्लूडिंग ऑल द जनरल सीट्स बट 9। उनको मतलब आप देख रहे हो कि 214 सीटें, 292 मैंने आपको गिनती बताई थी, 214 तो वो थे, 214 और 78 292 सीटें थी। 292 में अब 205 सीटें मिली इनको जनरल, जितनी जनरल सीटें थी, और 9 नहीं मिल पाई इनको, ठीक है। और लीग को 73 सीटें मिली हैं 78 मुस्लिम सीट्स में। एज 4 अदर सीट्स वर कैप्चर्ड बाय 6 अ लिटिल लेटर, the Congress could count upon the allegiance of 209 members in assembly of 296। अब क्या देखो 296 मेंबर्स थे, तो जो अदर सीट्स थी, जो 4 अलग कमिश्नर्स वाली, वो अब मिल गई किसको, 6 को मिल गए लिटिल लेटर। तो द कांग्रेस कुड काउंट अपॉन द एलिजेंस ऑफ 209 मेंबर्स इन द असेंबली ऑफ 296। 296 में 209 मेंबर्स का सपोर्ट मिल गया कांग्रेस को। मिस्टर जिन्ना वाज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड एंड अलार्म्ड एट ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी एट द कमांड ऑफ द कांग्रेस। अब उन मिस्टर जिन्ना को हजम नहीं हुआ। एट द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज लीग बीइंग टोटली एक्लिप्स्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जुलाई 29, 1946, मुस्लिम लीग इन हैव रिजॉल्व टू विथड्रॉ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। उन्होंने सीधे मतलब ये डिनाई कर दिया कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। The League in fact went further to register its annoyance by passing the direct action resolution। उन्होंने direct action resolution पास कर दिया, which started with condemning both the British government and the Congress for their bad faith and declared that the time had come for resort to direct action for achievement of Pakistan। The working committee of the League was authorized to prepare a program for such action at once, and August 16, 1946 was fixed the direct action day। On the D-Day began the great killing in Calcutta, and the city then under a Muslim League government was reduced to bloody shambles। In October 1946, the Muslims of Noakhali and Tripura in Bengal perpetrated untold atrocities on Hindu population of those districts। As a reaction, communal riots broke out in some parts of Bihar and UP and in Bombay। A movement for the partition of Bengal into two halves, one consisting of Hindu majority areas, was set on foot as the Hindus of provinces feared that they would be ground under the hills of Muslim majority। In the meantime, the Viceroy invited the President of Congress, Jawaharlal Nehru, to form the interim government, which assumed office on September 2, 1946। इसी टाइम में वायसराय ने क्या किया कि उनको बुला लिया कांग्रेस को, जवाहरलाल नेहरू को, टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट, क्या आप इंटरिम गवर्नमेंट बना लो अपनी, विच अज्यूम्ड ऑफिस ऑन, जिन्होंने 2 सितंबर 1946 को मतलब अपना ऑफिस अज्यूम किया था, ठीक है। इन द मीन टाइम द वाइसराय इनवाइटेड द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस टू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट विच अज्यूम्ड ऑफिस ऑन सितंबर 2, 1946। 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट ने अज्यूम किया था ऑफिस। द मुस्लिम लीग केप्ट आउट डिस्पाइट एन ऑफर मेड टू इट टू ज्वाइन द गवर्नमेंट। अब उनको ऑफर दिया गया था लेकिन वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, बाहर रहे, ठीक है। सो द इंटरिम गवर्नमेंट कंसिस्टेंट इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कांग्रेस नॉमिनी ओनली। तो शुरुआत में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी उसमें सिर्फ कांग्रेस नॉमिनी थे, जैसे पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, साफत अहमद खान, मिस्टर जगजीवन राम, सैयद अली जहर, CH भाभा, मिस्टर आसफ अली, मिस्टर शरद चंद्र बोस,
Now, though Mr. Jinnah had refused to cooperate, the Viceroy resumed his negotiation with him, as a result of which on 13 October the Muslim League decided to join the interim government to safeguard the interest of the Muslims and other minorities communities, and for other very weighty grounds and reasons which are obvious. अब ये बाद में बहुत कन्विंस करने के बाद ये जिन्ना ने ज्वाइन करा नेगोशिएशन के बाद 13 अक्टूबर को। उसके बाद क्या हुआ, ऑन 26 अक्टूबर 5 नॉमिनीज ऑफ द लीग, मिस्टर लियाकत अली खान, गजनफर अली खान, अब्दुल रब निस्तार, मिस्टर आई चंद्रीगर एंड मिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल शेड्यूल कास्ट ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट, इन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, 2 सीट्स फॉर ऑलरेडी लाइंग वैकेंट एंड 3 नॉमिनी ऑफ द कांग्रेस नेमली शरद चंद्र बोस, सैयद अली जहर एंड सर सफद अहमद खान रिजाइन टू मेक रूम फॉर लीग नॉमिनीज। इन 3 ने रिजाइन करा कि जगह बन जाए लीग नॉमिनीज के लिए। नाउ इंटरिम गवर्नमेंट was only expected a house divided against itself with Congress and the League blocs pulling in different directions. Pandit Nehru openly declared that the League pursued their aim to enlist British support and tried to establish themselves the King's Party. Even though the League had joined the interim government, it persisted its refusal to join the Constituent Assembly. The Constituent Assembly, with the Muslim League remaining aloof, met for the first time on December 9, 1946. दिसंबर 9, 1946 को नई दिल्ली में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई। On December 11, this assembly elected Dr. Rajendra Prasad as its permanent president, and only 2 days later Jawaharlal Nehru moved his famous objective resolution passed on 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, which declared the assembly's firm and solemn resolve that India would be an independent sovereign republic। उन्होंने बोला कि इंडिया जो होगा वो इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक होगा। मिस्टर एटली का अनाउंसमेंट आता है फरवरी 1947 में। द नेक्स्ट स्टेप ऑन द फेटफुल रोड टू इंडियाज डेस्टिनी वाज द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स क्लेमेंट एटली ऑन Feb 20, 1947, in which he referred in no uncertain terms to the pronounced differences among Indian political parties hampering the functioning of Constituent Assembly according to the plan and rendering it not fully representative of India's variegated population pattern. He went on to make the momentous declaration: the present state of uncertainty is fraught with danger and cannot be indefinitely prolonged. His Majesty government wished to make clear that it is their definite intention to take necessary steps to effect the transfer of power to responsible Indians and by June 1948। उन्होंने बोला कि responsible Indians को जून 1948 में वो दे देंगे, ट्रांसफर कर देंगे पावर। If the League continued to boycott the Constituent Assembly, the British government would then have to consider to whom the power of central government in British India should be handed over on due date, whether as a whole to some form of central government for British India or in some areas of existing provincial government or in such other way as may seem most reasonable and in the British best interest of the Indian people। उन्होंने बोला कि आप कुछ भी करो, आप अपने हिसाब से डील करो, 1948 से पहले हमको बता देना कि पावर किसको ट्रांसफर करनी है, और अगर नहीं कर पाते हो तो फिर जो हमको लगेगा हम उस हिसाब से पावर ट्रांसफर कर देंगे, जो हमको रीजनेबल लगेगा, जिससे पब्लिक जो इंडियन पीपल है उनका इंटरेस्ट सर्व हो। Thus, the statement fixed the deadlines June 1948 by which the British would quit India and envisaged a partition of the country, which the cabinet mission had completely discountenanced। ये बोला कि ये बात आ गई, पार्टीशन की बात जिक्र हो गया माउंट एटली का कि पार्टीशन हो सकता है। ठीक है, कि इंडिया एनविसाज ए पार्टीशन ऑफ द कंट्री विच जो कि पहले डिनाई किया गया था कैबिनेट। इन अदर वर्ड्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन दिस रिस्पेक्ट फेल बैक ऑन द क्रिप्स प्रपोजल। इन अदर वर्ड्स ये हमने देखा किस तरह से बात थी। द पब्लिकेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट वाज फॉलोड बाय ए टीयरिंग रेजिंग कैंपेन बाय द लीग टू ब्रिंग अबाउट एट एनी कॉस्ट द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अब ये बात जो स्टेटमेंट आया उसके बाद ये जो लीग थी और पीछे पड़ गई, कैंपेन लॉन्च कर दिया कि हमें अलग देश चाहिए। थिंग्स इन इंडिया वर एट बैड पास। द लीग रिजॉर्टेड टू अनअबेस्ड वायलेंस इन कलकत्ता, असम, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस विद द व्यू टू रिप्लेस द नॉन लीग मिनिस्ट्रीज इन द पंजाब, असम एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। उन्होंने चाहते थे कि हट जाएं ये लोग नॉन लीग। द स्टेटमेंट हैड क्लियरली डिक्लेयर्ड द पावर माइट कंसीवली बी ट्रांसफर्ड इन सम केसेस टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। द लीग देयरफॉर मेड ए विगरस अटेम्प्ट टू इंस्टॉल लीग मिनिस्ट्रीज इन ऑल द एरियाज कवर्ड बाय पाकिस्तान। तो वो चाह रहे थे कि जितना भी पाकिस्तान हम बनाएंगे तो वहाँ के जितने लीग हो ना तो सब में हमारे ही आदमी बैठे हैं तो पाकिस्तान बन जाएगा। तो दिस लीग by its tactics of attrition bringing about
chaos or near chaotic conditions succeeded in dislodging the anti-league ministry in Punjab where the governor's rule under section 93 was introduced. अब ऐसा करने से क्या हुआ, गवर्नर रूल इम्पोज हो गया वहाँ पे सेक्शन 93. इन असम नॉर्थ वेस्ट द लीग हाउएवर फेल्ड इन इट्स स्ट्रेटजी. असम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में तो कामयाब नहीं हो पाए. It was now becoming increasingly clear to the various tyro and politics that in the new circumstances, the psychosis of hatred and fear, Indian unity was impossible to keep unimpaired. अब उसके बाद क्या होता है, the Mountbatten Plan आता है जून 1947 में. The announcement that the Lord Wavell was to be replaced by Lord Mountbatten as a viceroy was followed by the latter's speedy arrival in India. The new viceroy, man of tact, energy, and determination, did not let the grass grow under his feet, and almost immediately declared his intention to complete the transfer of power into Indian hands within a few months. To this end, he consulted Indian leaders. The Quaid-e-Azam, intransigent as ever, would not yield an inch in his demand principle of Pakistan, but insisted on partition of the provinces affected in order to avoid compulsion if Pakistan was unavoidable. Shortly after this, Lord Mountbatten paid a visit to London for consultation in May 1947. मई 1947 में ये विजिट किया माउंटबेटन ने लंदन में. On June 3rd, 1947, Lord Mountbatten published a statement outlining a solution of India's political problem. उन्होंने solution दिया कि क्या हो सकता है. Some important portion of the statement are here reproduced. कुछ statements जो हैं वो क्या थे ये देखिए. It is not the intention of His Majesty's government to interrupt the work of the existing Constituent Assembly. It is clear that any consultation framed by this Assembly cannot apply to those parts of the country which are unwilling to accept it. His Majesty's governments are satisfied that the procedure outlined below embodies the best practical method of ascertaining the wishes of people of such areas on the issue whether their constitution is to be framed in the existing Constituent Assembly, in a new and separate Constituent Assembly consisting of representatives of those areas will decide not to participate in the existing Constituent Assembly. उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे लोग हैं जो existing Constituent Assembly से खुश नहीं होते हैं तो उनके लिए एक separate Constituent Assembly हो जिसमें वो representative जा सकें. When this is done, it will be possible to determine the authority and authorities to whom power should be transferred. उन्होंने बोला कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये डिसाइड किया जा सकता है कि किसको पावर का ट्रांसफर हो. और the assemblies of the Punjab and Bengal were to meet in two parts. One representing the Muslim majority district and other representing the rest of the province. The member of the two parts of each legislative assembly sitting separately will be empowered to vote whether or not the province should be partitioned. If a simple majority of either part decides in favor of partition will take place and arrangement will be made accordingly. The Legislative Assembly of Sindh was to take its own decision at a special meeting. A decision of referendum was provided for in case of Northwest Frontier Province. The Muslim majority district of Sylhet was also to decide by means of referendum as to whether it would join East Bengal or remain in Assam. इस तरह की बातें हुई कि कौन जो प्रोविंसेस हैं ना, जो प्रोविंसेस ऑफ पंजाब और बंगाल हैं, वर टू मीट इन टू पार्ट्स. इनको मिलना था दो पार्ट्स में, ठीक है. वन रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एंड अदर रिप्रेजेंटिंग द रेस्ट ऑफ द प्रोविंस. बाकी जो थे रेस्ट ऑफ प्रोविंस में उनको दो पार्ट में बंटा था. द मेंबर्स ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ ईच लेजिस्लेटिव असेंबली सिटिंग सेपरेटली विल बी एम्पावर्ड. जो मेंबर ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ ईच लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टू पार्ट्स के जो मेंबर होंगे वो डिसाइड करेंगे वोट वेदर द जो. तो ये जो है प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ द पंजाब एंड बंगाल वर टू मीट इन टू पार्ट्स. ये तो बात ठीक है कि तो उनको दो टुकड़े होने थे. एक मुस्लिम मेजॉरिटी रिप्रेजेंट करती थी, दूसरी रेस्ट ऑफ प्रोविंस में बंटना था. तो हुआ क्या कि इन दोनों लेजिस्लेटिव असेंबली को अलग अलग डिसाइड करना था, वोट करना था कि वो क्या चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि प्रोविंस का पार्टीशन हो जाए कि नहीं. ये द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ आइदर पार्ट डिसाइड्स इन फेवर ऑफ पार्टीशन. अगर तो सिंपल मेजॉरिटी डिसाइड कर लेती है पार्टीशन होगा तो फिर पार्टीशन होगा. उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिंध वाज टू टेक इट्स ओन डिसीजन एट ए स्पेशल मीटिंग. ए डिसीजन ऑफ रेफरेंडम वाज प्रोवाइडेड फॉर इन केस ऑफ. तो ये सारी चीज़ें हैं, डिटेल में नहीं जाने का. अब देखिए द प्लान हैव आल्सो मेड प्रोविजन फॉर सेटिंग अप ए बॉम्बे कमीशन टू डिमार्केट बाउंड्रीज इन केस पार्टीशन वाज टू बी इफेक्टेड. और ये जो प्लान था इसने एक प्रोविजन बना रखा था कि बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा, एक डिमार्केट करेगा वो.
कि अगर पार्टीशन होता है तो। द स्टेटमेंट कंक्लूडेड विद दीज वर्ड्स, हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट प्रपोज टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन ड्यूरिंग द करंट सेशन ऑफ for the transfer of power this year on a dominion status basis on one or two successor authorities according to decision taken as a result of this announcement. This will be without prejudice to the right of the Indian Constituent Assemblies to decide in due course whether or not the part of India in respect of which they have authority will remain within the British Commonwealth. मतलब एक तरह से बात थी कि ये इंडिया के ऊपर है कि वो डिसाइड कर लें कि उनको ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर रहना है नहीं रहना है। तो दिस विल बी विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड इन ड्यू कोर्स वेदर और नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच दे हैव अथॉरिटी विल रिमेन विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ये सारी बातें थी। दूसरा, इन एसेंस द प्लान ऑफ 3rd June विच फाउंड द बेसिस फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वॉज ए फर्दर अडेप्शन ऑफ द क्रिप्स ऑफर ऑफ 1942 विद द 2 मेजर मॉडिफिकेशन। 2 मेजर मॉडिफिकेशन थे। क्या था? The 3rd June plan proposed to transfer power without the slightest delay, while the Cripps proposal contemplated such transfer in a uncertain future. उसने बोला था बाद में कभी करेंगे हम ट्रांसफर, लेकिन ये डिले की बात नहीं थी, इसमें था कि इमीडिएट होगा। Again, the cessation of British sovereignty by the Indian Independence Act was not fettered by any provision for safeguarding the interests of minorities, while such a condition was essential feature of Cripps proposal. मतलब जो टेरिटरी जो थी ब्रिटिश सॉवरेंटी चली जाएगी, ये बात जो थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, इसमें कोई ऐसा नहीं था कि कंडीशन नहीं लगाई थी, टर्म्स एंड कंडीशन कि आपको माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट सेव करना है ये वो, लेकिन क्रिप्स में ऐसा था। ठीक है। और उसके बाद आप देखते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। द पार्ट ऑफ 3rd June was accepted by all the political parties in the country. The Muslim League was jubilant because it had, after all said and done, got their homeland. Though it was truncated and moth-eaten, the Congress accepted the partition of the country because it was unavoidable under the circumstances. The Sikhs gave in, though grudgingly. The plan was put into effect without the slightest delay. The Legislative Assembly of the Bengal and Punjab decided in favor of partition of those provinces. अभी दोनों असेंबली ने तैयार हो गए, पार्टीशन करना चाहिए प्रोविंस का, तो हो गया प्रोविंस। ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट पंजाब ज्वाइंट पाकिस्तान। अब ये पहले तो ये प्रोविंसेस के टुकड़े होंगे, अब ये प्रोविंसेस के टुकड़े होने के बाद ये जो ईस्ट बंगाल था और जो वेस्ट पंजाब था, इन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया। वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट पंजाब रिमेन्ड विद इन द इंडियन यूनियन। जो वेस्ट बंगाल है और ईस्ट पंजाब है वो इंडियन यूनियन में रहा। द रेफरेंडम इन द सिलेट रीजन इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन ईस्ट बंगाल। और ये जो आपका रेफरेंडम हुआ इन द सिलेट रिजल्टेड इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट इन ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में वो मिल गया रेफरेंडम जो हुआ सिलेट में, तो वो असम का जो सिलेट में जो रेफरेंडम हुआ तो उससे वो ईस्ट बंगाल में मिल गया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। 2 बाउंड्री कमीशन, 1 in respect of each province, were constituted to demarcate the boundary of the new province. The referendum in the north-west frontier province decided in favor of Pakistan. ये जो रेफरेंडम था उसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का, वो भी तैयार हो गया पाकिस्तान के फेवर में। The provincial congress refraining from the referendum, Baluchistan and Sindh threw in their lot with Pakistan. तो ये जो हुआ बलूचिस्तान सिंध भी चले गए पाकिस्तान में। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेंट अहेड विद इट्स प्रॉमिस्ड लेजिस्लेशन। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ऑन 4th July 1947। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इनैक्टेड आफ्टर अ फोर्टनाइट ऑन 18 जुलाई। 4 जुलाई को ये बिल आया 1947 में पार्लियामेंट में लंदन में, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को इनैक्ट किया 18 जुलाई में। द एक्ट डिड नॉट प्रोवाइड फॉर एनी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस एक्ट ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया। इट वॉज ओनली एन एक्ट टू इनेबल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इनेबल कर रहा था कि आप बना लो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, and to provide for the exceedingly difficult period of transition. In other words, the act merely formalized and gave legal effect to the promise made by Lord Mountbatten in his 3rd June plan. 3rd June plan में जो था उसको legally दे दिया, promise कर दिया। The act provided for partition of India and establishment of 2 dominion, India and Pakistan, from the appointed date was 15 August 1947, and for the legislative supremacy of these dominion, the British government divested itself of all powers and control over the affairs of the dominions after the 15th of August.
उसके बाद क्या हुआ कि ये ऐसा था कि फॉर द लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी ऑफ दीज डोमिनियंस, ऐसा कि 15 अगस्त 1947 को हम आपको लेजिस्लेटिव सुप्रीम बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी सारी पावर्स को, कंट्रोल जो था सारा दे दिया डोमिनियंस को। आफ्टर द 15 अगस्त को आपको मिल जाएगा। पेंडिंग द अडॉप्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ईच डोमिनियन, द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी डोमिनियन लेजिस्लेचर एंड आइदर डोमिनियन and every province would be governed by the provision of the Government of India Act 1935। और ये बात बोली गई कि जो एग्जिस्टिंग जब तक नहीं हो पा रहा है, नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पा रहा है डोमिनियन के लिए, जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो डोमिनियन लेजिस्लेचर की तरह काम करेगी एंड आइदर डोमिनियन एंड एवरी प्रोविंस वुड बी गवर्नड, जो डोमिनियन है दोनों, ये 1935 का जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी हिसाब से चलेंगे। ईच डोमिनियन वॉज एम्पावर्ड to modify this act, though its governor general up to March 31, 1948 through its governor general up to March 31, 1948। ये जो दोनों डोमिनियन बनेंगे इंडिया और पाकिस्तान, इनको एम्पावर किया कि मॉडिफाई कर सकते हैं इस एक्ट में थ्रू इट्स गवर्नर जनरल, अपने गवर्नर जनरल के हेल्प से, अप टू मार्च 31, 1948 एंड देयर आफ्टर बाई इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कर सकते हैं इसको चेंज। ठीक है, तो ये आपने देखा। द किंग्स राइट टू वीटो लॉज और टू रिजर्व देम फॉर हिज मैजेस्टीज प्लेजर वॉज गिवन अप। ये किंग का जो राइट था वीटो वाला, खत्म कर दिया गया। एंड ईच न्यू गवर्नर जनरल वॉज गिवन द राइट टू असेंट इन हिज मैजेस्टीज नेम टू एनी बिल पास्ड बाय द डोमिनियन लेजिस्लेचर ऑफ हिज कंट्री। कि गवर्नर जनरल जो होगा वो उसको हर बात माननी पड़ेगी जो डोमिनियन लेजिस्लेचर बनाएगा। तो the act also terminated the sovereignty and paramountcy of the British Crown over the Indian states and all treaties, agreements, etc. between the two were to lapse on 15 अगस्त। सारी treaties lapse हो जाती, but existing arrangement between these states and government of India were to continue pending detailed negotiation between these states and new dominion. Similarly, agreement with the tribes on northwest frontier of Indian were to be negotiated by the successor dominion. The office of the Secretary of the State of India was abolished. ये abolish कर दिया गया and his work was to be given over by the Secretary of Commonwealth Affairs। और उसका जो काम था his work was to be taken over, उसका काम अब सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर देखेंगे। एज अ मार्क ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियन हैंड्स द वर्ल्ड्स एम्परर ऑफ इंडिया एंड इंडियन एम्परेटर वर ड्रॉप्ड फ्रॉम रॉयल स्टाइल एंड टाइटल्स। बोथ द डोमिनियंस वुड हैव फुल पावर्स एंड राइट टू गो आउट ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस सो दे सो डिजायर। वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से बाहर निकल सकते हैं चाहे तो। In short, the act converted India from a dependency of crown into two independent dominions within the British Commonwealth of Nations, जो British Commonwealth of Nations के अंदर रहेंगे, लेकिन ये independent dominion रहेंगे। The word independent emphasized freedom from control of British Parliament and Whitehall। जो इंडिपेंडेंट का वर्ड था कि आप ब्रिटिश पार्लियामेंट और व्हाइट हाउस का कंट्रोल नहीं रहेगा। ट्रूली डिड मिस्टर एटली से ड्यूरिंग द सेकेंड रीडिंग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन द House of Commons. It is culminating point in a long course of events. The Act of 1935, the declaration at the time of the Cripps Mission, the visit of my right honorable friends to India last year are all steps in the road that led up eventually to the proposals that I announced to the House on 3rd June last. This bill is designed to implement those proposals. The Indian Independence Act 1947 was the swan song of the British power as far as India was concerned and was acclaimed as the noblest and the greatest law ever enacted by the British Parliament. The Act of 1947 not only closed a chapter, it also at the same time opened a new and glorious chapter of Free India. इस तरह से मैंने ये आपको पूरा जो प्रोसीजर जो स्टेप बाय स्टेप जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है वो मैंने एक एक चीज़ आपको डिटेल से बताई है। ये आपको एग्ज़ाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेगा। इन्फॉर्मेशन तो आप बहुत गैदर कर लेते हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से अगर लिखना चाहते हो तो आपको वो लैंग्वेज और पैटर्न भी आपको समझना पड़ेगा कि क्या लैंग्वेज आप यूज़ करोगे, कैसे लिखोगे, किस तरह से। तो उसके लिए आपको बहुत हेल्प करने वाला है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्फॉर्मेशन तो इसमें है ही। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।